तो नमस्कार। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है एक शब्द जो जीवन को बहुत परेशान कर सकता है अगर ठीक से इसके ऊपर काम ना किया जाए तो। और इस शब्द का नाम है फेल। FAIL, फेल। हिंदी में कहें तो असफलता। मित्रों, मेरा मानना है जीवन में कोई फेल नहीं होता है। किसी सब्जेक्ट में नाकामयाबी मिल सकती है, बट इससे ये निर्धारित नहीं होता कि ये व्यक्ति जीवन में फेल हो जाएगा। चूँकि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और रिज़ल्ट अवेटेड हैं, तो पेरेंट्स के अलग अलग एक्सप्रेशन चल रहे होंगे। आज प्रश्न ये नहीं है कि आपका बच्चा पास होगा या फेल होगा। आज प्रश्न ये होता है घर में कि परसेंटेज कितने लाओगे। परसेंटेज से बच्चे की इंटेलिजेंस को हम निर्धारित करते हैं, उसके पोटेंशियल को हम निर्धारित करते हैं। बट इतिहास उठा के आप देख लीजिए, आप पाएंगे परसेंटेज से किसी व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परसेंटेज ना लाएं। इसका मतलब केवल ये है कि अगर आपके अच्छे परसेंटेज आए हैं तो आपकी मेमोरी अच्छी है, आपकी रिटेंशन पावर अच्छी है, आप चीज़ों को रिकॉल अच्छा कर सकते हैं, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थॉमस एडिसन के बारे में अगर आप पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे, जिसने दुनिया को इतने सारे आविष्कार दिए। थॉमस एडिसन की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थी। इनफैक्ट जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, अगर आप उनके बारे में पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे, उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपनी एक किसी विचार पर फोकस करके जीवन में इतना महान काम किया कि दुनिया को बहुत कुछ दे के चले गए। सबसे पहले मेरा पेरेंट्स से तो ये निवेदन है कि आप अपने बच्चों को स्ट्रेस में ना डालें और ख़ुद को भी स्ट्रेस में ना डालें। आप एक नया एक्सपेरिमेंट करें। अभी मैंने कहीं सुना था मध्य प्रदेश में एक बच्चा फेल हो गया तो उसके पेरेंट ने बहुत बड़ी पार्टी दी। मैं ये तो रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप भी पार्टी दें, बट मैं ये रेकमेंड ज़रूर करूँगा आपसे कि अगर आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम मार्क्स ले आता है या किसी कारण से रुक जाता है, तो आप उसको किसी गिल्ट में ना डालें, क्योंकि गिल्ट बच्चे की जान ले सकता है। आप उसको थोड़ा सपोर्ट दें, आप उसको इमोशनल सहारा दें और आप उसको कहें ये कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी इससे कहीं बड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट एक पेरेंट अपने बच्चों को पता है किस चीज़ से दे सकता है? वो है मोटिवेशन दे के, वो है प्रोत्साहन दे के, वो है उसको पुश करके, और वो है ये कह के कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन बच्चे हो। यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन अंडर द प्लानट। ये शब्द अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे तो सब्जेक्ट की फेलियर उसको परेशान नहीं करेगी। आपका कहा हुआ वाक्य उसको ज़्यादा परेशान कर सकता है और आपका एक पॉजिटिव वाक्य उसके जीवन को बना सकता है। मुझे याद है जब मेरा रिज़ल्ट आने वाला होता था, मेरे पिताजी केवल यही कहते थे, बेटे फेल करोगे या पास। अगर फेल करोगे तो कोई बात नहीं, तुम्हारा बिजनेस है संभाल लेना, और पास करोगे तो जब तक पढ़ना है तुम पढ़ते रहना। उन्होंने ज़िंदगी में कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारे परसेंटेज कितने आएंगे। मेरे पिता ने सारी ज़िंदगी मुझे दो चीज़ सिखाई कि बेटे जीवन में फेल हो या पास हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बट तुम दो चीज़ ज़रूर सीखना। एक है हुनर, या तो हाथ का हुनर या बात का हुनर या लिखने का हुनर। मुझे खुशी है कि मैंने बात का हुनर सीखा तो मैं स्पीकर हूँ, मैंने लिखने का हुनर सीखा तो मैं राइटर हूँ। being emotional and rationality। आप कह रहे हो कि जो हमारी इमोशनल साइड है और जो हमारी लॉजिकल साइड है, प्रैक्टिकल साइड है, एक इमोशनल साइड है और एक प्रैक्टिकल साइड है, उन दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं? सर हम मतलब चाहते हैं कि हम प्रोग्रेस करते रहें, बट जैसे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ स्पेंड करना है, और फिर हम बाद में सोचते हैं कि काश ही वरना वहाँ स्पेंड नहीं किया होता, कुछ पढ़ाई कर ली होती तो मे भी हम ज्यादा प्रोग्रेस कर पाते। तो ये भी बहुत सारे माइंड में आते हैं। इवन मतलब फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना बेटर लगता है, स्टिल बाद में फील होता है कि काश पढ़ाई करी होती है, कुछ और किया होता। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, उनको लगता होगा काश मैंने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया होता। अपनी पूरी लाइफ जब खेलने की थी तो मैंने पढ़ पढ़ के निकाल दी, अब मैं क्या खेलूं, अब तो मेरे जोड़ों में दर्द रहने लग गया। ऐसी ऐसी चीज़ें भी आती हैं। तो बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट है कि मन कर रहा है कुछ और करने का, करना हमें कुछ और पड़ता है, दोनों के प्लस माइनस है। एक चीज और, सर सेंसिटिव होने में और इमोशनल होने में क्या डिफरेंस है? क्या ये सेम चीज है और देयर इज सम मेजर डिफरेंस इन दैट? सेंसिटिव होने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी कुछ है यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स इट। कोई और है उसकी फीलिंग्स के लिए यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स इट। आपको पता है कि मेरे आसपास में क्या हो रहा है, कौन कैसा फील कर रहा है, ये है सेंसिटिव होना। इमोशनल होने का मतलब ये है कि आप सेल्फ सेंट्रिक हुए पड़े हो,
कि हम बस अपने बारे में सोचे जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं, व्हाटएवर इट इज। हो सकता है हमारे आसपास में जो हो रहा है हम उसको देख ही नहीं रहे हैं, हमारा ध्यान वहां पर है ही नहीं, क्योंकि हम अपने इमोशंस में उलझे हुए हैं। ये छोटा सा फर्क है इमोशनल होने में और सेंसिटिव होने में। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? Like if you have taken a decision and you're following it with all your heart and all your mind, all focused on it, लेकिन कभी-कभी ऐसे situations आते हैं, circumstances, maybe your parents or peer pressure, कि like कोई ना कोई distractions आती रहेंगी, वो लोग मतलब they try to influence your decision कि नहीं तुम थोड़ा कुछ और कर लो या कुछ modify कर लो, you do this is better, and तुम्हें भी uncertainty होती है कि ये होगा नहीं होगा, so like which way to choose, the easier one या फिर वो uncertain path which you want to do, but ऐसे डिसीजन नहीं बनता। इट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट। देखो इसको ध्यान से समझना, जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने टच किया है। व्हाट शी इज सेइंग इज कि मैं कुछ कर रही हूँ और लोग जो है मेरे, जो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो बीच में आ करके मेरे को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं या कुछ ना कुछ समझा रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो, या इसके साथ में ये भी कर लो, इसके साथ में वो भी कर लो। तो अब यहाँ पे दो एक्सट्रीम हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो बिल्कुल ही ढीठ हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो किसी की सुनूंगी ही नहीं, कि बेवकूफ़ी है। दूसरा एक्सट्रीम क्या होता है कि जिसने भी आकर के कुछ भी सलाह दी उसकी बात मान गए, तो हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई, है ना। फिर तो हम दुनिया के हिसाब से ही चलेंगे, वो आके बताते जाएंगे अब तुम ये कर लो, अब तुम ये कर लो, अब तुम वो कर लो, हम बस उनके रास्ते पे चलते जाएंगे। तो हम खुद अपना रास्ता नहीं बना रहे हैं, हम बेसिकली एक रोबोट के जैसे बन गए कि जिसने आकर के जो बोला हम बस वहीं पे चल पड़े। आज किसी ने बोला, कल किसी और ने बोला, फिर हम वहां पे चलने लग गए। तो अब इसमें क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना। जब भी कोई आ करके आपको सलाह देता है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हमेशा इस चीज के बारे में अवेयर रहो कि क्या वो जो सलाह दे रहे हैं, जिस भी काम से रिलेटेड, जो काम आप कर रहे हो, उससे रिलेटेड उनको नॉलेज और एक्सपीरियंस है या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा हम कभी डीपली सोचते नहीं है। आपकी दादी आकर के आपको सलाह दे रही है कि बिजनेस ऐसे कर लो, उस दादी को क्या पता बिजनेस के बारे में, हाँ? उनका ध्यान अपने जोड़ों के दर्द से हटेगा तब आपके बिजनेस के बारे में वो सोचेंगी ना। ये आकर के आपके फादर आपको सलाह दे रहे हैं जिन्होंने सिर्फ जॉब करी है 40 साल तक, तो उनकी मेंटालिटी अलग टाइप की है। वो आपको क्या आकर के सलाह देंगे बिजनेस के बारे में। हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं उनकी सारी सलाह खराब ही होगी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस तो है ही लाइफ का, तो उसमें से कुछ सही भी हो सकती है, बट जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। दूसरी तरफ से कोई बंदा है जो बिजनेस में एक्सपर्ट है, जिसने कई तरह के बिजनेस करे हैं, ठीक है, जिसको बिजनेस का इन एंड आउट पता है, और आप बिजनेस कर रहे हो, वो आपको आकर के सलाह दे रहा है, तो वहां पे अपने दिमाग को खुला रखना है। हो सकता है उस सलाह में से कोई एक इतनी कमाल की सलाह हो जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में ले जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, और आप अपने हिसाब से करते चले जा रहे हो और फेल हो रहे हो, बुरी तरीके से फेल हो रहे हो, तभी तो लोग आकर के आपको सलाह दे रहे हैं। या उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तभी तो सलाह दे रहे हैं। जो सक्सेसफुल हो जाएगा उसको कोई आकर के क्या सलाह देगा? सोचने वाला पॉइंट है। जब आप कुछ कर ही जाओगे फिर तो आपसे लोग सलाह लेने आएंगे, आपको कोई देगा थोड़ी आकर के। तो इसका मतलब कि कहीं पे आप कुछ गलत कर रहे हो, या आप अभी क्रैक नहीं कर पाए हो उस चीज को। आप समझ गए ना कि एक पजल है, उस पजल को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। पजल क्या है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, बट इस सक्सेस की पजल को आप सुलझा नहीं पा रहे हो। तो कोई आया आकर के उसने आपको सलाह दी, और आपने देखा कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इससे रिलेटेड इस बंदे की एक्सपर्टीज है, ये कोई बेवकूफ नहीं है, इसने इससे रिलेटेड बहुत कुछ किया है। तो हो सकता है वहां से आकर के वो बंदा आपको एक छोटी सी इंसाइट दे दे कि आपके जो क्लाइंट्स है ना, उनको ये नहीं चाहिए जो आप दे रहे हो, जो आप कर रहे हो, उनको तो ये चाहिए। उसकी सलाह में से आपने देखा कि यार ये जो चीज है ये मेरी इस काम से रिलेट हो रही है, कि मैं ये जो काम कर रही हूं ये मैं सिर्फ अपने बारे में सोच करके कर रही हूं, जबकि मेरा ये काम तब चलेगा जब जिनके लिए मैं कर रही हूं वो खुश होंगे। अगर सिर्फ इतना सा आपने कर दिया तो अब आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? सोचो। जिसको जो चाहिए अगर उसको वो आपसे मिल जाए तो वो आपको क्यों छोड़ेगा? चाहे कोई रिलेशनशिप हो, सोचने वाला पॉइंट है। रिलेशंस क्यों टूटते हैं? लगाओ दिमाग। रिलेशंस क्यों टूटते हैं? जिसको आपसे जो चीज चाहिए उसको आपसे वो चीज नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो रिलेशन कभी नहीं टूटेगा। कोई अगर खुश है तो अपनी उस खुशी को क्यों छोड़ेगा अगर वो आपके साथ में खुश है तो? चाहे फिर वो आपका क्लाइंट हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी कंपनी में जो आपके बॉस हो वो हो। एक टाइम होता है कि एक जगह आपका फ्रेंड खड़ा है, एक जगह आपका बॉस खड़ा है, तो बॉस इज एंटी विद योर फ्रेंड, बट उस टाइम पे
you have to take a decision कि मैं बॉस के यहाँ पे लाऊं या मैं I understand. मतलब उस टाइम पे आता है कि इमोशन विद योर फ्रेंड बीइंग प्रोफेशनल विद योर बॉस। सो उस टाइम पे हम किसको ज्यादा वेटेज दें, क्योंकि अब मैं अगर मेरे बॉस की बात मना कर दूंगा सो आई विल बी मतलब गिर जाऊंगी आपको मैं। बड़ा सिंपल है, जिस टाइम पे जो काम आप कर रहे हो उस टाइम पे वो काम इंपॉर्टेंट है, स्टिक टू इट। जब आप बॉस के साथ में हो अपने फ्रेंड को क्लियरली बोल दो कि जब मैं बॉस के साथ में हूं या बॉस के सामने हूं तो आई एम एब्सोल्युटली प्रोफेशनल। मतलब कि दो साइड हो गई आपकी, एक है प्रोफेशनल साइड, एक है पर्सनल साइड, दोनों को मिक्स मत करो। नेवर मिक्स दीज टू थिंग्स। ये मेरा अपना लाइफ का ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इन दोनों को कभी भी मिक्स मत करो। जहां आपने मिक्स किया तो ना आप यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे, बीच में पिसते रहोगे। समझ पा रहे हो ना? तो मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाए अपने फ्रेंड। एब्सोल्युटली क्लियर। अकेले में अपने फ्रेंड को जा करके उसको बैठ करके बोल दो बिल्कुल बिना विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट कि हमारी जो दोस्ती है जो भी कुछ है वो अपनी जगह पर है, बट जब हम कंपनी में हैं, ऑफिस में हैं, तो वी आर थॉरो प्रोफेशनल्स, जहां पर मेरा जो मोटिव है वो है आगे ग्रो करना सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। सही तरीका क्या है कि यहां पर आई एम आंसरेबल टू माई बॉस, नॉट टू यू। जितना आपके अंदर पावर आती है ना सच बोलने की, उतना ही लोग आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप बोलोगे अपने फ्रेंड को मैं तेरी तरफ हूं, लेकिन बॉस एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आप चाह करके भी अपने फ्रेंड की तरफ नहीं हो सकते, तो आपकी दोस्ती भी गई और आपकी नौकरी भी गई। समझ गए ना? तो इसलिए इन दोनों चीजों में बैलेंस बनाने का मतलब ये है बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए बिल्कुल। being absolutely honest and straightforward in a very polite manner is the way to go। जब मैं ऑफिस में हूं तो हम एक दूसरे से हो सकता है कॉम्पीट भी कर रहे हैं हो सकता है, why not? if you are there in the same department, तो एक ही पोस्ट के लिए आप कॉम्पीट कर रहे हो तो बोलो वहां पर हम कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन जब बाहर हैं तो हम दोस्त हैं। इससे क्या होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अब आपने बिल्कुल सच बोल दिया और सच भी यही है, इसमें झूठ क्या है? ठीक है ना? ये बैलेंस आपको समझ आ रहा है ना? इमोशनल साइड में और प्रैक्टिकल साइड में। इमोशनल साइड क्या है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, ये सब क्या है? आपके अपने इमोशंस हैं। इससे दुनिया को क्या मतलब है? सोचने वाला पॉइंट है। मुझे बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। तो यहां पे प्रैक्टिकल साइड क्या कहती है कि आप सक्सेसफुल सिर्फ तब हो पाओगे जब आप बारीकी से समझ पाओगे कि जिन लोगों के साथ जुड़ करके आप सक्सेसफुल होगे उनको क्या चाहिए, जिसका इमोशन से कोई कनेक्शन नहीं। यहां पर बैलेंस बनाना होता है। हर काम को जो भी आप कर रहे हो उसको बारीकी से समझना होता है, और ये छोटी छोटी चीजें समझने वाली होती हैं। आपको हजारों चीजें नहीं समझनी है। एक काम कर रहे हो, आपको छोटी सी भी चीज समझ आ गई ना कि मैं ये कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक रेस्टोरेंट खोला है और आपके रेस्टोरेंट में सब कुछ अच्छा है, इंटीरियर कमाल का है, जो वेटर है वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, रेट भी आपने औरों से कम रखा है, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं। समझ गए? क्या होता है जब हम एक काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो फालतू के काम इतने ज्यादा आ जाते हैं, हम करते करते भूल ही जाते हैं कि हम वो काम कर क्यों रहे हैं, या उस काम में सबसे जरूरी क्या है वो भूल जाते हैं। हम छोटे मोटे कामों में उलझ के रह जाते हैं। जबकि अगर आप ये सब नहीं भी कर रहे हो, लोगों को वेट भी करा रहे हो, बाहर टोकन भी दे रहे हो, लाइन भी लगी हुई है, आपका रेट भी अपने साथ वाले रेस्टोरेंट से थोड़ा सा ज्यादा है, सर्विस भी थोड़ी सी स्लो है, सब कुछ है, लेकिन खाने का जो टेस्ट है वैसा खाना और पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलता है, तो आपका रेस्टोरेंट चलेगा या नहीं चलेगा? कितनी सिंपल है लाइफ देखो, और हम कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लाइफ को। जिस कंपनी में आप काम करते हो, जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपने बारीकी से समझा कि मेरे जो सीनियर्स हैं, जो भी मतलब मेरा जो इमीडिएट बॉस है, व्हाट इज इट दैट पर्सन वांट फ्रॉम मी। अगर वो आप समझ पाए और वो उनको दे पाए, चाहे वो चीज छोटी सी हो, स्टिल यू वुड ग्रो इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। दूसरी तरफ से आप 12 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन वो कर रहे हो जो आपको करना सही लगता है, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। फिर आप कहोगे मेरा लक खराब है, दूसरे किसी की हो जाएगी। समझ गए? जो बॉस है उसको चाहिए कि मुझे मक्खन लगाओ, फॉर एग्जाम्पल, आप उसको मक्खन नहीं लगा रहे, आप उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो, लेकिन अपना काम परफेक्टली कर रहे हो। अब कैसे ग्रो करोगे उस कंपनी में? और मक्खन लगाने में आपको जाएगा क्या?
थोड़ी बटरिंग में आपका गया क्या? समझ रहे हो? इट इज सो सिंपल। और बटरिंग किसको नहीं अच्छी लगती? आपको नहीं अच्छी लगती क्या? ये कहने की बात है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड है या आपका हस्बैंड है, अभी शादी हो गई आपकी? नहीं हुई। हाँ, तो जब हो जाएगी तो समझ आएगा। वाइफ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कभी बैठ करके मेरी थोड़ी तारीफ भी कर दिया करो। समझ, तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लाखों में कोई एक आध बंदा होगा जिसको तारीफ से और बुराई से फर्क नहीं पड़ता है, बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर। एज ह्यूमन बीइंग्स वी ऑल लव बीइंग अप्रिशिएटेड। और अगर वो जेन्युइन है तो बात ही कुछ और है। एक है फ्लैटरी, कि एक बंदा बिल्कुल ही निकम्मा है और आप जा करके उसकी तारीफ कर रहे हो अपने प्रमोशन के लिए, दैट इज फ्लैटरी। अब यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। यू शुड नॉट रिजॉर्ट टू फ्लैटरी, बिकॉज उससे क्या होगा, आप उसको भी समझ आ जाएगा कि ये तो बेकार में मेरे को बेवकूफ बना रहा है या बना रही है। एक है जेन्युइनली उसके अंदर कोई क्वालिटी है और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, दैट इज नॉट फ्लैटरी। आप मक्खन नहीं लगा रहे हो, आप बटरिंग नहीं कर रहे हो, ऑल्दो वी कैन कॉल इट बटरिंग, but you are not doing buttering, because there is a lot of difference between buttering and giving a genuine compliment. In fact, giving a compliment is a very very powerful tool to build a relationship. Life अगर एक relationship नहीं है तो और क्या है? लगाओ दिमाग। Success अगर एक relationship का ही extension नहीं है तो और क्या है? तो relationship अच्छा कैसे होता है? अच्छा relationship होने की शुरुआत कहां से होती है? Genuine compliments। और बताओ कैसे होगा? जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जेन्युइन। और अगर पूरी ऑनेस्टी के साथ हो तो उसकी बात ही कुछ और है कि आप जेन्युइनली सीखने के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो और जेन्युइनली उससे कुछ सीखना चाहते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी प्रमोशन हो जाए। समझ गए फर्क? कि आपका जो बॉस है सपोजिंगली उसके अंदर कॉन्फिडेंस कमाल का है, बाकी उसके अंदर सारी नेगेटिव क्वालिटीज है। बदतमीजी से बात करता है, ये है वो है पॉलिटिक्स है वो, अटरम शटरम गुस्से में रहता है, बट कॉन्फिडेंस कमाल है कि जब वो बंदा खड़े होकर के बोलता है 10 लोगों के आगे तो एक अलग ही पावर है उसके अंदर। तो आपने क्या किया, जा करके उसको जेन्युइनली ये कॉम्प्लीमेंट दे दिया जो और किसी ने नहीं दिया। और लोग क्या बोलेंगे, सर आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, पेट यहां तक है लेकिन शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है आपके ऊपर, ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उसको भी पता है कि ये लोग तो बेकार के हैं, मक्खन लगा रहे हैं, सबको पता होता है, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है। और दूसरी तरफ से आपने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया जा करके उस आदमी को कि सर आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो कमाल का है, और अब आपकी आंखों में दिख रहा है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो। ठीक है, आपने कुछ देर के लिए उसकी कमियों से या उसने जो भी कुछ आज तक आपके साथ में किया वहां से अपना ध्यान हटा दिया। ठीक है, अपनी सारी खुंदक को साइड में कर दिया और जा करके उसकी जो अच्छाई है उसको देख करके उसको बता दिया। इसमें मुश्किल क्या है? लगाओ दिमाग। और सामने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, सही में उसमें कमाल का कॉन्फिडेंस है कि सर मैंने नोट किया है ये जो कल मीटिंग हुई थी वहां पे जो आपका कॉन्फिडेंस था ना वो मुझे अपने अंदर डेवलप करना है, प्लीज सर मुझे थोड़ा सा गाइड करो। तो आपने दो आपने सीधे हथियार चला दिए। एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, एक कि मुझे आपसे कुछ सीखना है। सबको अच्छा लगता है, जैसे ही आपने कहा मुझे आपसे कुछ सीखना है, आपने उसको अपने से ऊपर एक पोजीशन में बिठा दिया। सबको ऊपर बैठना अच्छा लगता है, ठीक है, इसीलिए तो मैंने अपनी चेयर ऊपर रखी हुई है। इस लाइफ की जो बेसिक साइकी है ना, जिस दिन आपको ये समझ आ गई तो आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये लोगों को समझ नहीं आया है, इसी को हमारी इमोशनल साइड बोलते हैं। हम इमोशनल क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। हमें लगता है कि उसने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, उसने वही किया जो उसके लिए सही है, जिसमें उसको खुशी मिलती है वो वही कर रहा है। आपको दुख मिल रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप भी वही कर रहे हो जिसमें आपको खुशी मिलती है। जिस दिन हमको ये बेसिक सी चीज समझ आ गई ना, लोग दोस्ती करते हैं क्यों? ताकि वो खुश रह सके, उसको खुश रख नहीं सके। ये बड़ी गलतफहमी है। लोग शादी करते हैं क्यों? ताकि मैं खुश रह सकूं। शादी करके डिवोर्स करते हैं क्यों? ताकि मैं खुश रह सकूं। पैसा कमाते हैं क्यों? ताकि मैं खुश रह सकूं। उस पैसे को छोड़ दिया किसके लिए? ताकि मैं खुश रह सकूं। समझ गए ना? लोग जुड़ते हैं लोगों से ताकि मैं खुश रह सकूं, छोड़ते हैं लोगों को ताकि मैं खुश रह सकूं। नौकरी करते हैं ताकि मैं खुश रह सकूं, नौकरी छोड़ते हैं ताकि मैं खुश रह सकूं। तो जब आपको ये समझ आ जाएगा तो लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? रिलेशन कैसे बनेगा? सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी खुशी किसमें है।
सबको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि मेरी खुशी किसमें है। और कई बार मतलब जैसे ही आप थोड़ा सा लाइफ में डीपली जाओगे तो देख करके बड़ी हंसी आएगी और लाइफ इतनी मज़ेदार हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि लोगों को बड़ी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं आपसे, ये हमको पता नहीं है। समझ रहे हो? आप अपनी तरफ से पता नहीं क्या सोच करके बैठे हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा तो वो खुश हो जाएगी आपकी वाइफ, मानो, ठीक है। जबकि आपकी वाइफ को आपसे कुछ बहुत छोटी सी चीज़ चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है उसको वो सब चाहिए ही नहीं जो आप सोच करके बैठे हुए हो अपने माइंड में। तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, तो आप उसको कभी खुश नहीं रख पाओगे इस रास्ते पे चल करके। वो खुश नहीं रहेगी तो आप खुश नहीं रह पाओगे। समझ गए? इसको लाइफ बोलते हैं कि हमको सिर्फ ये समझना है जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया का ठेका नहीं लेना है। जो लोग हम आपके क्लोज रिलेशन में हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, क्लोज, ऐसे 8, 10, 15 लोग ही होते हैं, ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 5, 7 लोग होते हैं। बाकी तो भीड़ होती है, आती है जाती है, ठीक है ना, मज़े लेने के लिए आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। अरे 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 क्या हो गया अंदर से उनका एंटरटेनमेंट चल रहा होता है। लेकिन जेन्युइनली जो लोग जो एंड तक हमारे साथ में रहने वाले हैं, जिनके ऊपर हम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसे 5-7 लोग ही होते हैं हमारी लाइफ में। मानते हो सब लोग? सिर्फ आपको ये समझना है इन 5-7 लोगों को मुझसे क्या चाहिए और अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या मैं किसी तरह से उनको सपोर्ट कर सकता हूं। अगर आप इतना सा भी कर पाओ तो आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, कमाल की हो जाएगी। इसको सेंसिटिव होना बोलते हैं। अब आप सेंसिटिव हो गए और बड़ा आसान होता है समझना, मतलब इतनी छोटी है ये चीज जिसकी कोई हद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिलेशनशिप में आपकी वाइफ हो सकता है सिर्फ आपसे इतना सा चाहती है कि आप मेरे से तमीज से बात करो, और आप वो ही नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हो, सुबह से रात तक काम भी कर रहे हो और कह रहे हो मैं तो 12-12 घंटे नौकरी कर रहा हूं, किसके लिए? तेरे लिए तो कह रही है मुझे ये सब नहीं चाहिए भाई, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप मुझसे अच्छे से बात करो, मेरे साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। वो अगर आप कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, रिलेशनशिप स्ट्रांग होनी शुरू। और फिर वो रिलेशनशिप किस हद तक स्ट्रांग हो सकते हैं उसकी कोई हद नहीं है। फिर ऐसा हो जाया करेगा धीरे धीरे कि आपको एक दूसरे से कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, पहले ही समझ आ जाएगा। क्योंकि उसको सामने वाले को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ये बंदा सेंसिटिव है, ये इमोशनल नहीं है, ये सेंसिटिव है, ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है कि जरा सा कुछ हो गया तो बड़बड़ 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 सारी भड़ास जा करके सामने वाले पे निकाल दी, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट अगर आप ऐसे बन पाओ कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ ही दो तो आपकी लाइफ अपने आप ही सेटल हो जाएगी। देखो कितनी मजेदार है लाइफ। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब समझते हो? मतलब कि इट्स काइंड ऑफ आयरॉनिकल, राइट? इट्स एन आयरनी कि हम करते कुछ और हैं, करना कुछ और चाहिए, हम सोचते अपने बारे में हैं, अपनी खुशी के बारे में, इसीलिए हम दुखी ही रहते हैं। समझ गए? आप सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, इसीलिए आपकी जिंदगी झंड है, फिर भी आपको घमंड है कि नहीं? आप अपने बारे में सोचना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, अपनी खुशी की टेंशन लेना बंद कर दो। जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो, जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़े हुए हो, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो जो आपके क्लाइंट्स हैं, रिलेशनशिप में जो आपके आसपास में लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनके बारे में सोचना शुरू कर दो। वो खुश हो जाएंगे। आपको खुश होने से दुनिया की कौन सी ताकत रोकेगी उसके बाद में? लगाओ दिमाग। समझ गए? You say you should be honest, but like I'm honest most of the time. But people say you should be manipulative. आज के टाइम पे सीधे लोग कहते हैं कि चाणक्य ने कहा था कि सीधे पेड़ और सीधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं। तो you should be manipulative. You should not be that honest with everyone. So how you justify? क्योंकि मुझे लगता है I find peace in being honest. I don't like to manipulate. मतलब किसी को हर्ट नहीं करती, बट मुझे लगता है कि जो ठीक है, जो है, that should be conveyed to the other person. क्यों चीज़ों को हम इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं? बेसिकली क्या है कि ये जो सही और गलत है ना, ये हमारे माइंड में घुसा हुआ है। असली जो प्रॉब्लम की जड़ है वो यही है। आपको जो सही लगता है ज़रूरी नहीं है सामने वाले को भी वही सही लगता है, उसे कुछ और सही लगता है। हमें जो सही लगता है अगर हम उसको करते हैं तो हम उसको ऑनेस्टी बोलते हैं। हम बोलते हैं कि हम वही कर रहे हैं जो हमें सही लग रहा है, दैट मीन्स आई एम नॉट मैनिपुलेटिव। लेकिन सामने वाला जो बंदा है उसको जो सही लग रहा है, वो जो कर रहा है वो भी करता वही है जो उसको सही लगता है, चाहे वो दुनिया की नज़र में गलत भी हो, चाहे हमें गलत भी लग रहा है, उसको मैनिपुलेशन बोल देते हैं। पूरी दुनिया यही कर रही है। मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। मैं जो सोच रहा हूं वो सही है
बाकी सब गलत है मेरे आसपास में, वो भी यही सोच रहा है, मैं सही हूं वो गलत है। तो जैसे ही आपने सही गलत को छोड़ दिया, आपको ये समझ आएगा लाइफ इज नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि राइट और रॉन्ग में कुछ पड़ा नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। बेवकूफ़ों की तरह हम आपस में लड़ते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, कोई एंड ही नहीं मिलेगा। जो आपको सही लगता है, अगर आप उस पर जेन्युइनली क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको सब कुछ गलत लगने लग जाएगा। लेकिन हम ऐसा कभी करते नहीं है, हम ऐसा कभी नहीं करते, उसमें डर लगता है क्योंकि हम गलत प्रूव हो जाएंगे। सामने वाले को गलत प्रूव करने में बड़ा मजा आता है, हम खुद को कैसे गलत प्रूव करें। रियल फ्रीडम इज, रियल लिबरेशन इज जिस दिन आपको अंदर तक ये समझ आए कि जो भी मेरे को सही लगता है उसकी दूसरी साइड भी है जो गलत है। तो ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, तो आई एम फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो अब करें क्या लाइफ में? लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग, उसका सही गलत से क्या कनेक्शन है? लाइफ इज अबाउट बीइंग हैप्पी, उसका सही गलत से क्या कनेक्शन है? लगाओ दिमाग। कभी सोचते हैं हम ऐसा? जिंदगी क्या है कि आप किसी के साथ में बैठे हो और खुशी खुशी बात कर रहे हो, या लाइफ में अंदर से खुश हो, झूम रहे हो, उसका सही गलत से क्या मतलब है? मैं सही हूं तो क्या ये मुझे खुशी दे रहा है? नहीं देता, बल्कि स्ट्रेस देता है। ये मैं सही हूं वो गलत है, ये स्ट्रेस देता है, क्योंकि वो गलत कभी भी आकर के मेरे पे अटैक करेगा, मेरे अंदर से कहीं ना कहीं वो सही आकर के आगे आएगा और वो सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा। तो आपको क्या करना है? यू नीड टू जस्ट लेट गो ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ना कुछ सही है ना गलत है, सिर्फ एक ही चीज सही है इस पूरी की पूरी दुनिया में, वो है खुशी। सामने वाला बंदा है वो खुश रहना चाहता है, अब उसको मैं खुशी कैसे दे सकती हूं? मेरी जो वैल्यूज हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, यानी कि मेरा जो कैरेक्टर है, मेरी जो मॉरल वैल्यूज है, आई स्टैंड फॉर इट नो मैटर व्हाट। उसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। झूठ बोलना पड़ रहा है मैं बोल दूंगी, किसी को मक्खन भी लगाना पड़ रहा है लगा दूंगी, साम दाम दंड भेद यही है ना चाणक्य नीति। कैसे भी करके आगे बढ़ूंगी लाइफ में, बट जो अपनी कोर वैल्यूज हैं उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि थॉट्स कॉन्फ्लिक्ट होती है, लाइक आपको लग रहा है नहीं आप अपने पॉइंट पे ठीक हो और सामने वाला उसको लगता है नहीं वो अपने पॉइंट पे सही है। तो इन चीज़ों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते हैं, अगर हम बात भी करेंगे तो भी लड़ाई ही है। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, सिचुएशन को? मतलब आपको पता है कि आप अपने पॉइंट पे ठीक हो, मतलब थॉट्स की डिफरेंस कह लो। ऐसा मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, ऐसा कभी कभी नहीं होता, ऐसा हमेशा होता है क्योंकि यही तो खेल है ना, यही तो लाइफ है। जो आपको सही लगता है वो किस बेसिस पे लगता है? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सही लगता है ना, अपने लिए सही लगता है ना। उसको जो सही लगता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगता है ना, तो वो भी सही है, ये भी सही है। जैसे ही आपको ये समझ आ गया तो ये आप इसको लाइटली लेना शुरू कर दोगे कि यू विल नॉट टेक इट टू सीरियसली। देखो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है लाइफ की, जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है ना, उसकी जड़ मैं बता देता हूं क्या है। हमारे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो हम छोटी मोटी चीजों में उलझे पड़े हैं। समझ गए? छोटी छोटी बातों पे हमारी लड़ाइयां हो रही है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी चीजों के बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में ये डिफाइंड हो गया क्लियर कट, जो आपने अपने लिए करना है कि मेरे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, Why am I living? मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही हैं, कभी भी मर सकता हूं, मैं जी क्यों रहा हूं, मैं जी क्यों रही हूं? जब आपको ये क्लियर हो गया और ये जवाब अंदर तक आया, और वो जवाब मेरा नहीं होना चाहिए, मैं चाहूं तो आपको जवाब दे सकता हूं लेकिन क्यों दूं? वो तो आपका एक बिलीफ बन जाएगा। आप मुझसे पूछोगे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज पीस। देख रहे हो? कभी सोचा ऐसे? What is most important to you in life? Peace of mind. तो क्या होगा? लड़ाई हो रही है, वहां पर मुझे कुछ सही लगता है, मेरी वाइफ को कुछ सही लगता है, पीस किस में है, शांति किस में है? जो तुझे सही लगता है कर ले। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? ही शांति मिली ना, लड़ाई झगड़ा खत्म। ये पकड़ में आ रही है बात? अब मेरी लाइफ जाकर के कनेक्ट होगी किससे? पीस से। ये मेरी लाइफ का पर्पस है, ये मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट है। जैसे एक समुद्र में आप लोग भटक रहे हो, एक बोट में बैठे हो, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, निकलना चाहते हो इस समुद्र से बाहर, क्योंकि कभी अप आ जाता है, कभी डाउन आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ।
एकदम से लाइफ बढ़िया चलने लग जाती है, फिर एकदम से गुक, एकदम से बढ़िया ड्रिक, ऐसे ही होता है लाइफ में। तो क्या चाहिए आपको? ध्रुव तारे का नाम सुना है सबने? हाँ, तो एक ध्रुव तारा चाहिए ना, कि आपको पता हो कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। वो आपको सही डायरेक्शन दे सकता है, वो आपको इस समुद्र से बाहर निकाल सकता है, नहीं तो मरते दम तक नहीं निकलोगे। कौन निकला है बताओ? जिसने ज्यादा कमा लिया वो भी दुखी है, जिसने कम कमाया वो भी दुखी है। तो जी क्यों रहे हो? दुख के लिए? दुखी रहने के लिए या खुश रहने के लिए? खुशी कैसे मिलती है? जब मन शांत होता है। सबसे ज्यादा खुश कब होते हो 24 घंटे में से? लगाओ दिमाग, जब सो रहे होते हो। इससे क्या सीखा? कभी सीखा? क्यों अपनी नींद में हम इतने खुश होते हैं? सुबह उठने में सबकी वॉट लगी हुई होती है, आधा घंटा और बस 5 मिनट और मिल जाए। मतलब नींद से हमें सबसे ज्यादा प्यार है। अपनी नींद के लिए आप लोगों से लड़ भी सकते हो, झगड़ भी सकते हो, सब कुछ छोड़ छाड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस आपको एक अच्छी नींद चाहिए, है कि नहीं? 2-3 दिन तक अच्छी नींद नहीं मिलेगी तो आप पता नहीं क्या कर दोगे, बौखला जाओगे। तो नींद से हमें इतना प्यार है। क्यों है नींद से इतना ज्यादा प्यार? वहां पर ऐसा क्या होता है? पैसा होता है? उल्टा पैसा नहीं होता है। ये लोगों को समझ नहीं आती है बातें। सोचो, क्योंकि कभी ऐसा सोचते ही नहीं है। तो भेड़ बकरियों की तरह जैसे सब चल रहे हैं वैसे ही चलते चले जाते हैं। गधों की रेस हो रही है तो सब भाग रहे हैं तो मैं भी भागूंगा। मैं ना इस रेस में आगे हूं, अरे वो मेरे से पीछे है, अरे सारे गधे हैं। उनसे पूछो क्या भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो, इससे हो क्या रहा है? हम ये सब नहीं सोचते। क्या सोचते हैं? मुझे एक बड़ा घर चाहिए। बड़े घर से क्या होगा? अगर आज आपकी औकात नहीं है एक बड़ा घर लेने की और आपने अपने ऊपर प्रेशर डाल करके EMI वगैरह का जुगाड़ करके इधर उधर से उधार ले करके लोगों से 50,000 उससे लिया, 1 लाख उससे लिया, ऐसे लोग लेते हैं। एक घर ले भी लिया और उस घर में जा करके आपको चैन की नींद ही नहीं आ रही। वो नींद जो आपके लिए 24 घंटे में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा प्यारी है, वो चीज आपके हाथ से चली गई तो मिला क्या? स्ट्रेस। पकड़ में आ रहा है या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है? मैं कोई और ही तो जोन में नहीं जा रहा। ये तो मेरे लिए है, आपके लिए क्या है वो आपको डिसाइड करना है। आपके लिए पैसा है या आपके लिए अपने पॉइंट को प्रूव करना है अपने पति के आगे? क्या है? दैट इज योर कॉल, है ना? कि मैं सही हूं, मेरा पति गलत है, मतलब आपने क्या किया? उसको हरा दिया। अब हरा हुआ बंदा कब तक चुप बैठेगा? फिर अटैक करेगा। लड़ते रहो, शांति कैसे मिलेगी? लोगों को खुशी इसमें मिलती है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मैंने अपने दुश्मन को हरा दिया। ये जीत है या दुश्मन से हाथ मिला लेना जीत है? दुश्मन को दोस्त बना लेना जीत है? साम दाम दंड भेद कैसे भी करके दुश्मन को दोस्त बना लेना जीत है या दुश्मन को हरा देना जीत है? एलियनेशन का मतलब है एलियन हो जाना, और एलियन का मतलब एकदम अलग थलग हो जाना। अगर आप अपने आसपास एक समाज का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, एकदम अलग थलग हैं और आपकी जिंदगी में समाज की भागीदारी नहीं है, शेयर करने के लिए, केयर करने के लिए कोई आपके पास नहीं है, तो आप अकेलेपन के शिकार हैं। अपने काम से मन उब चुका है, अपने परिवार से मन उब चुका है, अपने शहर से, अपने परिवेश से मन उब चुका है, तो अजनबीपन है। कार्ल मार्क्स ने इसकी खूब व्याख्या की है, हीगल ने की है, सार्थ ने की है, सबने अपने अपने नजरिए से की है, लेकिन सबने इसको एक बड़ी समस्या आधुनिक काल में माना है। आप लोग जिस उम्र में हैं अभी ये सब नहीं झेलना पड़ता होगा, लेकिन कुछ लोग इस दौर से गुजरते होंगे अभी भी, जो दिल्ली आए हैं पर जिनके दोस्त बन नहीं पाए हैं। जहां से आए हैं वहां से कोई और आया नहीं है कि उसके साथ दोस्ती कंटिन्यू कर लें। यहाँ एकदम अकेले हैं, जिससे बात करते हैं लगता है कि फायदा उठाने की ताक में है, वो तो दोस्ती वाला संबंध नहीं बन पा रहा। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं या आपके आसपास कोई है, तो इसी स्थिति का नाम है एलियनेशन या अकेलापन या अजनबीपन। तो देखिए, अकेलापन ना बड़ी भारी समस्या होता है। वैसे एक शब्द और आपको बताता हूं, एक शब्द है लोनलीनेस। इसके लिए हिंदी शब्द क्या होगा? नहीं, अकेलापन, अकेलापन। और एक शब्द है सॉलिट्यूड। कई दार्शनिक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जिंदगी जो है वो लोनलीनेस से सॉलिट्यूड की यात्रा है। तो एक समय तक आपको अकेलापन चुभता है बहुत ज्यादा,
आप में से कुछ लोग इस प्रकृति के होंगे कि अकेले होते ही परेशान होने लगते हैं कि हाय कोई नहीं है मेरे आसपास, कोई ना कोई चाहिए अपने आसपास। तो परेशान करे तो अकेलापन, आनंद आने लगे तो सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का सही अनुवाद है एकांत। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकांत में मजा आने लगता है। वो तब होता है जब व्यक्ति खुद अपने आप से बढ़िया बातें करने लग जाए, खुद से ही संवाद करने लगे। और वो स्थिति अगर आ जाए तो उससे तो बेहतरीन कोई स्थिति है ही नहीं। तब आपको समाज की बहुत जरूरत नहीं रह जाती। आप अपने आप में बहुत आत्मपूरित महसूस करते हैं, कंटेंट महसूस करते हैं। लेकिन वो स्थिति हर व्यक्ति की ना आती है, ना आनी चाहिए, वरना समाज बचेगा कैसे। तो ये तो सामान्य सामाजिक व्यक्ति है जिसकी भूख है कि समाज में लोग उसके आसपास हों, प्यार मोहब्बत का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, उसे ये भरोसा हो कि मेरे संकट में कोई ना कोई मुझे साथ देगा, मेरा साथ देगा। ये भरोसा कोई भी चाहता है, तो ये व्यक्ति भी चाहता है। तो चंद्र साहब कनॉट प्लेस में खड़े हैं, उनका मन कर रहा है कि किसी से मिलना जुलना हो जाए, कुछ बात तो हो, और ऐसी बात हो जहां भरोसा जमे, दोस्ती के स्तर पर बात हो, यूज करने के सेंस में ना हो। देख देख के थक गए, एक भी व्यक्ति परिचित नहीं है। जैसे मेट्रो में होता होगा आपके साथ, इतनी भीड़ है कि यहां से भी धक्का लग रहा है, वहां से भी धक्का लग रहा है, हर तरफ धक्का लग रहा है, लेकिन किसी को जानते नहीं, सब अनजाने लोग हैं। उसके बाद ढूंढते 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 अचानक एक परिचित व्यक्ति मिला, आनंद नाम का। पर वो आनंद, आपके परिचितों में कुछ ऐसे होंगे जो हमेशा फायदा उठाने की ताक में रहते हैं, जिनको दोस्ती का एक भी उसूल नहीं पता है। वो हमेशा इस ताक में कि आज का जुगाड़ इससे हो जाए, बात के बाद में देखेंगे, छोड़ो भाड़ में जाए। तो उसने इससे पैसे मांग लिए कि चलो पीने का जुगाड़ करते हैं, चलो चलो पीते हैं। वो उस लेवल का है जो हनी सिंह समझ लीजिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 4 बज गए हैं, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। बस उधार में मिल जाए तो चारवाक समझ लीजिए। चारवाकों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उधार लेके जो मिले पी जाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः यावत जीवेत सुखम जीवेत। तो जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो। एक बार देह जल जाने के बाद कहाँ कुछ बचता है? कौन उधार मांगने आएगा उसके बाद? उधार लो, पियो और निपट जाओ, उसके बाद कौन पूछता है? तो आनंद उस प्रकृति का आदमी है, तो इसको उससे ना लगाव महसूस नहीं हो रहा। वो चला गया, जैसे इसने कहा पैसे नहीं हो, भाग गया वहां से किसी और शिकार की तलाश में। फिर थोड़ी देर में एक कॉफी हाउस में बैठे हुए एक आदमी को देख के इसको लगा कि ये शब्द में जानता है। बड़ा खुश हुआ कि चलो एक आदमी शहर में जानता है मुझे। उससे हल्की फुल्की बात हुई तो उसने अचानक कहा कि आप तो कॉमर्स मिनिस्ट्री में है ना। तो इसको धक से रह गया, क्योंकि ये कभी कॉमर्स मिनिस्ट्री में रहा नहीं है। तो पता लगा जहां परिचय की गंध आ रही थी वो मतलब गलतफहमी थी। तब उसका दिल फिर टूट जाता है। सोचता है कि मैं क्या करूं, इतना अकेला हूं। तो सोचता है कि चलो अपनी पुरानी प्रेमिका से मिल के आता हूं, इंदिरा से। इंदिरा चाहती थी कि शादी कर ले, ये कमबख्त बेरोजगार था और इसने मतलब ये कि नहीं तुम्हारी जिंदगी में क्यों खराब करूं, ये वो ऐसा वैसा। तो अंत में इसने कहा नहीं तुम शादी कहीं कर लो, मैं ऐसे तुम्हारी जिंदगी खराब क्यों करूंगा। तो उसने शादी कर ली। वो क्या करे, लड़कियों पर दबाव ज्यादा रहता है। अब उसका एक पति है, घर है, वहां इसका जाना वैसे भी ठीक बात नहीं है, पर इसको कौन समझाए ये बात। 3 महीने पहले भी गया था। अब धीरे धीरे वो अपने नए घर में रम गई है, नए परिवार में रम गई है। तो स्वाभाविक है कि वो धीरे धीरे भूलने लगी है कि इसके क्या शौक थे, ये कैसा था। कोई भी तो भूल जाएगा, वो भूल गई। अब ये जा रहे रास्ते, बस कंडक्टर को देख के लग रहा है कि ये पहचानते हैं, क्योंकि उसने प्यार से कहा आओ बादशाहो आओ, पंजाबी में बोलते हैं बहुत अच्छे संबोधन के लिए। इसको लगा चलो एक आदमी शहर में जानता है, बस कंडक्टर जानता तो है। लेकिन जैसे टिकट के पैसे की बात है, इसने कहा कि 4 आने लगते हैं। उसने कहा 6 आने से नीचे बातें नहीं करूंगा मैं, और झड़ दिए कस के। उसको लग रहा कि बताओ यार, पैसे के नाम पर सब खत्म हो गया। अच्छा भला एक परिचय निकला था किसी तरह से, वो भी खत्म। फिर अकेलापन। इंदिरा के घर गया, इंदिरा के साथ इसने खूब समय गुजारा। इंदिरा भी दिल्ली आ गई थी, इलाहाबाद से, प्रयागराज से दिल्ली आ गए थे। कहीं योगी जी देखना ले, गोली वोली ना मार दें। एनकाउंटर आजकल चल रहा है, कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, क्या भरोसा। तो
इंदिरा के घर गया, अच्छा खासा समय गुजारा, तो एक दूसरे की आदतों से वाकिफ हैं। तो ये जो है ना, इसको कॉफी पसंद नहीं थी, क्योंकि उससे ना उसको अच्छा फील नहीं होता था। चाय पीता था, लेकिन उसमें हमेशा उसको 1 चम्मच चीनी चाहिए होती थी, क्योंकि 2 चम्मच चीनी लेते उससे गला खराब हो जाता था। और ये बात इंदिरा को इतने अच्छे से पता थी कि वो हमेशा भी जब भी चाय बनेगी 1 चम्मच डाल के उसको देगी। उसको पता है कि 1 चम्मच ही देनी है, हैबिचुअल है एक दूसरे के साथ। 3 महीने पहले गया तब भी यही हुआ था, 1 चम्मच डाल देती है। और आज बात चल रही है, वो थोड़ा ठंडे तरीके से पूछ रही है, क्या ठीक हो, क्या हुआ, ये वो, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहती कि इसको लगे कि मैं महत्व नहीं देती हूँ, और ये भी समझाना चाहती है कि भैया अब जाओ अपना घर बार संभालो। इसकी भी शादी हो चुकी है, ब्याह हो चुका है, इसका भी, उसका भी हो चुका है। लेकिन क्या होता है ना कि जब प्रेम क से किया, विवाह ख से हुआ, उसने प्रेम इससे किया, विवाह कहीं और हुआ, तो दोनों अपने अपना वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, खराब भी नहीं है, ठीक चल रहा है। लेकिन वो जो एक उम्र वाली मोहब्बत की याद है, वो तो आती ही होगी। तो अब इंदिरा ने अचानक एक सवाल पूछा, चाय लेके बोली, चीनी कितनी दूं? और ये सुनते इसका दिमाग झंझना पड़ा और मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। इसके बाद क्या बचता है जिंदगी में, बताइए। किसी तरह से वहां से उठा, अपने घर गया। अपने घर भी जाता तो वहां भी आस पड़ोसी लोग घेरे रहते हैं हमेशा। अपने घर में ही बहुत सहज होकर नहीं बात कर पाता है जब तक आस पड़ोसी लोग आसपास ना चले जाएं। फाइनली अपनी पत्नी के पास जाके उसके प्रेम में इसको ये एहसास हुआ कि चलो मुझे कोई तो जानता है। फिर रात को सो गए दोनों, और आधी रात को अचानक ही उठ खड़ा हुआ और पत्नी धड़क के पूछ रहा, तुम मुझे पहचानती हो कि नहीं? शायद सपना देखा कि वही अजनबीपन फिर से हो रहा। पत्नी आंख मली कह रही, पगला तो नहीं कर, क्या हुआ? कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। तो अकेलापन किस हद तक किसी व्यक्ति को भीतर ही भीतर खा सकता है, ये उसकी कहानी है। अभी आपको लग रहा होगा कि दूर देश की कहानियां चल रही हैं, किसी दूर द्वीप की कहानियां चल रही हैं। हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। आपने भी झेला नहीं होगा ना, झेलेंगे सबको। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि अभी प्रेमी के घर जाएंगे और चीनी पूछेगी वो आपसे, नहीं कह रहा हूं। उसके डिस्क्रिप्शन अलग अलग होंगे हर व्यक्ति की जिंदगी में, लेकिन ये झेलना तो पड़ेगा। अगर बड़े शहर में रह गए, IAS बनने के बाद तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे छोटे में रहे चाहे बड़े में रहे। क्योंकि आप जिस भी शहर में जाएंगे उस शहर के मुखिया बन के जाएंगे, और मुखिया होने में निहित है कि आप आम आदमी से ज्यादा मिल नहीं सकते। आप DM हैं, आप SP से भी ज्यादा नहीं मिल सकते। हल्का फुल्का मिलेंगे, शाम को भी बैठ के चाय वाय पी ली, थोड़ा खेल लिए, क्लब चले गए, लेकिन आपको लगातार मेंटेन करना है कि वो आपके मातहत हैं, ताकि आप उनको कमांड दे सकें। जिसको कमांड देनी है उससे अगर दोस्ती होगी तो कमांड दे नहीं पाएंगे, तो दोस्ती आप कर नहीं सकते। तो DM होने में निहित है कि पूरे जिले में आपका एक भी दोस्त नहीं है। ये DM होने का अनिवार्य मतलब है। फिर आप क्या पढ़ेंगे? खोई हुई दिशा। फिर बुझाएगा आपको, फिर समझ में आएगा कि अरे बाप रे, ऐसा होता है क्या जिंदगी। खैर ऐसा ना हो आपके साथ, लेकिन होता सबके साथ है, तो होगा ही आपके साथ भी। पिछले 1 साल से आपने बताया था कि कोई भी चीज़ पहले पूछो ये ज़रूरत है या नहीं, अगर वो ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा दो। तो ये मैंने करना स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा सब कुछ हटाने लगा। जैसे यूट्यूब में पहले बहुत घंटे वीडियोस देखता था, कॉमेडी वीडियोस, वो अभी पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। यूट्यूब में कोई भी गाने कुछ नहीं सुनता क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। फेसबुक वगैरह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सब जैसे हटा दिया। अब कुछ 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रहा है। अब ये लोनलीनेस सही नहीं जा रही है, तो अब कुछ और हटाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब कुछ हटाओ, जो हटाया है उसके पास दोबारा चले जाओ। वो भी गया था लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। फिर से और पास जाओ। लोनलीनेस अपने आप को बहुत होशियार समझती है। ये जो अकेलापन है, जो आंतरिक निर्जनता, तन्हाई है, ये सिर्फ यही नहीं कहती कि मैं परेशान हूं, ये भी कहती है कि मैं परेशानी का समाधान जानती हूं,
बहुत होशियार समझती है अपने आप को। ये कहती है अकेलापन दूर करने के लिए यहां जाओ और वहां जाओ। जब बहुत शोर ही मचाने लगे ये, तो इसकी सलाह मान लो। ये जहां को भी तुम्हें भेज रही है वहां चले ही जाओ। वहां जाओ, मुंह की खाओ, और परेशान हो, नाक कटाओ, मुंह काला करो, वापस आ जाओ। और कोई तरीका नहीं है। या तो इतनी उसमें विनम्रता होती और समझ होती कि वो उपदेश से मान जाती, और उपदेश तो तुम खूब ही देख रहे हो, और फिर भी वो अकेलापन, सूनापन मानता नहीं। वो कहता है चाहिए चाहिए। तो ऐसे में मैं कहा करता हूं कि उसकी बात मान ही लो। वो तुमसे कह रहा है कि जाओ कॉमेडी देखो, गाने देखो, सेक्स देखो, जो भी देखने को कह रहा है वो तुम कर ही डालो, कर डालो, और फिर भीतर से छूटेगी भभकती हुई ग्लानि। खुद ही समझ जाओगे कि समय बर्बाद किया। और फिर अगली बार जब ये अकेलापन आवाज देगा तो इसकी आवाज क्षीण होगी। आवाज तब भी देगा, पर अब उसकी आवाज कमजोर होगी। तुम इतनी आसानी से उसकी आवाज पर विश्वास नहीं करोगे, और फिर उसके बाद और क्षीण होगी, और क्षीण होगी, शनय शनय मिट जाएगी। हम ऐसे ही हैं, जो उपलब्ध नहीं होता वो और आकर्षक लगने लगता है। इसीलिए मैं कभी कहता ही नहीं कि किसी चीज को अपने लिए आरंभ में ही पूर्णतया वर्जित कर लो। जो तुमने अपने लिए प्रण करके वर्जित कर लिया, वो तुम्हारे चित्त पर अब राज करेगा, वही वही नाचेगा। तुम अपने द्वार सबके लिए खुले रखो, बस भीतर इतनी शुद्धता रखो कि अशुद्धि खुद ही भीतर ना आए। द्वार बिल्कुल खुला रखो, अंदर इतनी सफाई रखो कि मक्खी मच्छर खुले द्वार से भी भीतर अंदर आए ही ना। पारंपरिक रूप से हमने आध्यात्मिक संयम को कुछ और समझा है। पारंपरिक रूप से धार्मिक अनुशासन ये रहा है कि अपने द्वार ही बंद कर लो, शपथ उठा लो कि भोग की ओर नहीं जाना, विलास की ओर नहीं जाना, मनोरंजन की ओर नहीं जाना, स्त्री की ओर नहीं जाना, पुरुष की ओर नहीं जाना, धन की ओर नहीं जाना, आमोद प्रमोद की ओर नहीं जाना, इंद्रियगत सुख की ओर नहीं जाना। 50 तरह की वर्जनाएं लगा लो, द्वार बंद कर दो। यही रहा है ना पारंपरिक अनुशासन। इस अनुशासन को सफलता नहीं मिलती, क्योंकि यह अनुशासन मन के चलन के विपरीत है। जिन्होंने ये अनुशासन दिया, या जिन्होंने इस अनुशासन को इस रूप में समझा, वर्जनामूलक बना दिया, वो ये जानते ही नहीं कि मन को जो चीज जितनी निषिद्ध होगी, वो चीज उसे उतनी ही आकर्षक हो जाएगी। तो मैं थोड़ा दूसरी बात कहता हूं। मैं कहता हूं तुम अपने खिड़की दरवाजे सब खोल दो, और भीतर रहे राम की सुगंध, और अब कहो कि आ माया आ, आमंत्रण दो उसको, आ ना, हम बुला रहे हैं तुझे, आ। तुम ये नहीं कह रहे कि हमने अपने दरवाजे तुझ पर बंद कर दिए, तुम उसे सक्रिय रूप से बुलाओ। तुम कहो तू आ, हिम्मत हो तो आ। खुद ही नहीं आएगी, और आएगी अंदर तो तुम्हारी दासी बनकर आएगी। जीवन के प्रति दरवाजे बंद क्यों करने हैं? खुले रखो ना। और भीतर इतनी निर्मलता, इतनी शुद्धता रखो, सत्य के प्रति इतना प्रेम रखो
कि असत्य स्वयं ही भीतर ना आए। तुमने उसे नहीं रोका, वो स्वयं ही भीतर नहीं आया, उसके हाथ पांव कांप गए। उसने कहा इतनी साफ जगह पर जाऊंगा तो दम तोड़ दूंगा। बिल्कुल साफ हो घर, मक्खी आके करेगी क्या अंदर? तुम तो कह रहे हो आजा, वो कह रही है अरे छोड़िए ना, कचरा पड़ोस में है, वो पड़ोस में जाएगी, तुम्हारे यहां आएगी ही नहीं। अब बादशाह हुए तुम। ये तो घर घुसनों का लक्षण है कि घर में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया है कि कहीं कोई दोष विकार आक्रमण न कर दे, कहीं माया अपहरण न कर ले जाए हमारा। अरे डरना क्या, खिड़की दरवाजे सब खोल के खुला सो। तो उसको बोलो आ तू भी साथ सो। आई नहीं, हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे। अब हुई ना बादशाहत, ये हुई फकीरों फक्कड़ों वाली बात। ये थोड़ी कि अपना कोट धोती सब टाइट करके बांध लिया, बिल्कुल बंद कर दो और बत्तियां जला के सोना। कॉमेडी ही तो है, क्या बिगाड़ लेगी? देखते हैं भाई, तुम हमें हंसाना चाहते हो, आओ हंसाओ। ये तो पता नहीं कि हम तुम्हारी बात पर हंसेंगे या नहीं, तुम पर जरूर हंसेंगे। तुम्हारी कला में तो ऐसा कुछ नहीं कि हमें हंसी आ जाए, लेकिन तुम्हारी नादानी में ऐसा बहुत कुछ है कि हम हंस पड़ेंगे। हमारा बिगाड़ क्या लोगे तुम? आचार्य जी, अगर मैं कोई वीडियो या कुछ ऐसा देखूंगा जो मतलब जिसका नेसेसरी मतलब वो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो अननेसेसरी माइंड के स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगी। ये बात मन को समझा लो ना। उत्तम तो यही है कि तुम में इन चीजों के प्रति कोई आकर्षण हो ही ना। पर मैं अभी उस स्थिति की बात कर रहा हूं जिसमें ये चीजें तुम्हें बीच बीच में आकर्षक लगती हैं। तुमने अपनी यही हालत बताई ना कि मैं इन चीजों से अपने आप को दूर करता हूं, पर जब दूर करता हूं तो लोनली हो जाता हूं। तो मैं उस स्थिति के लिए उत्तर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये बहुत ही खींचें तो खिंच जाओ, जाओ इनकी ओर, लेकिन पूरी सतर्कता और सजगता के साथ। कहो अच्छा बताओ क्यों बुला रहे थे, दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो, हम देखेंगे। और अगर तुमने वाकई निरपेक्ष होकर सजगता के साथ देख लिया तो अगली बार देखने का मन नहीं करेगा। एक बार देखोगे और कहोगे देख लिया श्रीमन, देख लिया आप क्या दिखाना चाहते थे। हमें आप बुरे नहीं लग रहे, आप हमें बस बोर कर रहे हो। हमें आपके पास नहीं आना, इसलिए नहीं कि आप बहुत बुरे हो और हमारा कुछ नुकसान कर दोगे। हम आपके पास इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि आप हमें उबाते हो। कुछ नहीं है आपके पास ऐसा जिसमें जीवन हो, सत्य हो, उत्सव हो। ये मुर्दा हंसी है आपकी, ये झूठी हंसी है आपकी, ये हमें उबाऊ लगती है, बोरिंग लगती है। हमें वास्तव में मुस्कुराना है,
हमें किसी कृष्ण की तरह मुस्कुराना है। हमें ये झूठे हंसी ठहाकों से क्या मतलब? आचार्य जी, एक और चीज़ थी कि जैसे कोई एक दिन हुआ, सुबह उठा और एक लंबे मेडिटेशन वगैरह किया, फिर पूरे दिन अवेयरनेस के साथ बिताई, तो वो दिन तो बहुत अच्छा बीतता है। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऑल्टरनेट डे वाला सिचुएशन हमेशा आ जाता है। आज का दिन अगर बहुत अवेयरनेस के साथ बीता तो कल बहुत चांसेस है कि कल वो पूरा दिन ख़राब जाएगा, क्योंकि फिर कल जब पूरा दिन ख़राब चला जाता है फिर याद आता है कि नहीं, फिर अगले दिन फिर से तो अच्छा बीता है, फिर ख़राब हो जाता है। जैसे ऑल्टरनेट डे वाला पैटर्न बहुत नोटिस किया। अच्छा से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता कोई दिन अच्छा बीता? वो दिन मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रेजेंट सा रहता हूँ, बहुत सेल्फ ग्राउंडेड रहता हूँ। एक देखो, अच्छे का परिणाम बुरा नहीं हो सकता। अच्छे का परिणाम बुरा नहीं हो सकता। अच्छे पेड़ पर सड़ा फल नहीं लग सकता। अच्छे दिन के बाद अगर अनिवार्य रूप से तुम्हारे पास बुरा दिन ही आ जा रहा है तो उस अच्छे दिन में ही कोई खोट है। बुरे दिन की बात छोड़ो, अच्छे दिन में ही धांधली है। जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो वो अच्छा है नहीं, उसमें बुराई छुपी हुई है और पोषण पा रही है। नमस्कार नमस्कार, आप सबको नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? खूब मस्त एकदम। मैं एकदम अच्छा हूं। तो मैं एक बात से शुरू करता हूं आज, और आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस चीज को आप सफलता कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? सक्सेस। तो जिस चीज को हम सक्सेस कहते हैं वो सक्सेस, ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या है सक्सेस। इसमें भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। ऐसा तो नहीं कि जिस सक्सेस के पीछे हम भाग रहे हैं वो हासिल करने के बाद समझ में आए कि ये तो वो है ही नहीं जिसके चक्कर में आए थे। ऐसा भी होता है जीवन में। अभी आप छोटे हैं, धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे। अभी आपने शायद एक आध स्तर पे देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पीछे भागे बहुत दूर तक, दुर्भाग्य से उसने हाँ कर दी। आप सोचेंगे दुर्भाग्य से क्यों हाँ कर दी? हाँ तो सौभाग्य से होती है, कई बार दुर्भाग्य से होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति का ना मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए हैं, सूटेबल नहीं है। पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे, किसी वजह से चेहरे का सौंदर्य देखा, आपको लगा इससे बड़ा सत्य क्या है ब्रह्मांड में, यही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। इतना सुंदर चेहरा भगवान ने किसके लिए बनाया है? मेरे लिए बनाया है। और इस चक्कर में आप सुबह से रात तक पतंगे की तरह आगे पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छा तो ये है कि वो कह दे कि भाई मेरे पास फुर्सत नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, और आप चुपचाप पढ़ाई कर लीजिए। पर किसी किसी दुर्भाग्य होता है, हाँ हो जाती है। हिंदी साहित्य में बहुत रोचक कुछ लोगों ने उपन्यास लिखे। एक लेखक ने कहा, देखिए आप हिंदी फिल्में देखेंगे, हिंदी की फिल्में आमतौर पर स्ट्रगल क्या है कि जो नायक है, हीरो है, वो हीरोइन को प्राप्त करना चाहता है, और विलन के तौर पे आमतौर पे हीरोइन के पिता और भाई ही रहते हैं। कभी कभी तो थर्ड पर्सन भी होता है जो प्रेम त्रिकोण का तीसरा कोण बनना चाह रहा है, ऐसा भी होता है। कभी कभी भाई या पिता वो नाराज हैं, ऐसा होता है। और पूरी स्ट्रगल ये है कि कैसे वो उनको कन्विंस करे। अगर फिल्म इमोशनल है तो वो अपनी होने वाली पत्नी के पिता को कन्विंस करने के लिए गांव में जाएगा, खेत में रहेगा, साथ में काम करेगा सारे, और फिर वो कौन सी फिल्म थी? रमैया बस्ता भैया। ये तो मैंने देखी ही नहीं, मैं तो दिल वाले फीलिंग से बोल रहा था। DDLJ देखी आप लोगों ने?
वही है ना इसमें शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी, हाँ, उसमें पूरी ताकत लगाई है कि मैं किसी तरह से इसके पापा की सहमति बना लूं, उसके बाद विवाह करूं, और उसने बना भी ली। अंत में मतलब वो ट्रेन पे है, सिमरन खड़ी है, और तब अंततः उसके पापा का हृदय परिवर्तन हुआ और पापा ने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। इससे क्या होता है, इमोशंस बहुत हमारे ओवर पावर करते हैं कि परिवार भी बच गया, रिश्ता भी बच गया। इससे अच्छा क्या है, विन विन है, परिवार भी रिश्ता भी। लेकिन ऐसे पापा फिल्मों में ज्यादा होते हैं, ऐसे पापा समाज में कम हैं। समाज में पापा बोलते हैं आ सिमरन आ, घर के अंदर बैठ जा शांति से, ड्रामा मत कर ज्यादा। लेकिन एक उपन्यासकार ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि कहानियां पढ़ के लगता है कि सारी स्ट्रगल विवाह तक की है, और हिंदी की फिल्मों का, अधिकांश फिल्मों का जो अंतिम दृश्य होता है उसमें हीरो हीरोइन की शादी हो रही होती है, मंडप सजा होता है, फूल बरसाए जा रहे होते हैं, और उसके बाद द एंड लिखा हुआ आता है, जबकि वो द एंड नहीं है, वो द बिगिनिंग है। क्राइसिस तो अब शुरू हुआ है, ये क्राइसिस नहीं है, इंटरवल है, 2-4 महीने का इंटरवल है जब चीजें ठीक लगती हैं। उसके बाद का जो क्राइसिस है बड़ा क्राइसिस है। किसी एक व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहना, उसकी बहुत सारी आदतें जो आपको नहीं अच्छी लगती, आपकी बहुत सारी हरकतें, आदतें जो उसे नहीं अच्छी लगती हैं, एडजस्ट करना। कभी कभी मन विद्रोह करता है, झगड़ा करता है, मन करता है कि इसके साथ रहने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की, अपने घर से झगड़ा किया। प्रेम विवाहों के विफल होने के मामले आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जितनी हसीन कल्पनाएं कर ली थी, जिंदगी उतनी हसीन होती नहीं है। जब तक प्रेमी प्रेमिका है, जिंदगी बड़ी हसीन है, क्योंकि करना क्या है, बाइक पे घूमना है, आइसक्रीम खानी है, गप्पे मारनी है, तो स्ट्रगल तो है नहीं। लेकिन विवाह के बाद तो फिर किराया भी देना है घर का, आटा भी खरीद के लाना है, दाल भी लेके आनी है, और एक दूसरे की कड़वी बातें भी सुननी है, जो पहले तो मीठी मीठी बातें होती थी। एक दूसरे को मेकअप के बिना भी देखना है, जो नेचुरल पोज है वो भी देखना है। अभी तक तो वो देखा गया जो बहुत अच्छे से बनाया गया था। दिन में 1 घंटे के सौंदर्य के लिए 3 घंटे तपस्या की गई थी, केवल वो 1 घंटा देखा था। अब तो बिना पानी बिना धूप वो जो मूल रूप है, अब तो वो भी सामने आएगा। हाँ, मेरी भी लव मैरिज है। मतलब जब कोई व्यक्ति कहे तो कुछ हिस्सा तो अपने अनुभव से आता ही होगा उसका भी। सीधी सी बात है, इसमें क्या है। और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत अजूबा हूं, जैसे आप हैं वैसे मैं हूं। आपसे थोड़ा सा बड़ा हूं, इसलिए अनुभव थोड़े से पहले हो गए, इतना ही अंतर है ना। तो सबके साथ क्यों ना, लेकिन असली स्ट्रगल यहां तक की थोड़ा ना हो, तो उसके बाद की। जैसे आईएएस बनने तक की स्ट्रगल एक है, आईएएस बनने के बाद की स्ट्रगल दूसरी हो जाती है, पर स्ट्रगल तो जिंदगी में रहती है, हमेशा रहती है। हरिवंश राय बच्चन ने बड़ी अच्छी बात कही कि संघर्ष है तो जीवन है, बिना संघर्ष से थोड़ा जीवन होता है, जीवन में संघर्ष थोड़ा बहुत रहता ही है। ठीक वैसे ही जो आपसे कहना चाह रहा था कि अगर दुर्भाग्य से किसी ने हाँ बोल दिया, तो इस बात का बहुत खतरा है कि एक तो आप पढ़ाई से दूर भाग जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाएंगे। उससे बड़ा खतरा है कि 3-4 महीने 6 महीने बाद आपको उस व्यक्ति से भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, और फिर आपको जीवन का सत्य दिखेगा, मुश्किल दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन सुंदर नहीं है, जीवन बहुत सुंदर है, बस सही समय पर सही चीजें हों, सही तरीके से हों, तो सौंदर्य बढ़ जाता है। तो सफलता क्या है उस पर हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि सफलता एक दौर में हमें जो लगती है, एक दौर के बाद कभी कभी लगता है कि वो सफलता नहीं है। मैं ऐसे बहुत आईएएस अफसरों को जानता हूं जिन्होंने पूरी ताकत से आईएएस या आईपीएस या कोई सर्विस में सिलेक्शन लिया, काम कर रहे हैं 10 साल 20 साल 22 साल से काम कर रहे हैं, और जब उनसे गुफ्तगू होती है बहुत अच्छे से, तो उनमें से कुछ लोग जब इमोशनल लेवल पर बात करते हैं तो कहते हैं कि गलत फैसला हो गया, मेरा मूल व्यक्तित्व इस चीज के लिए था नहीं, पर मैं इस चीज में आ गया। और ये सबके साथ किसी ना किसी मात्रा में होता है, इन चीजों का तनाव नहीं लेना है। आज हम ये समझेंगे कि सफलता का मतलब, अगर हम मानने आपको आईएएस बनना है, जैसे आपका फिलहाल यही उद्देश्य है, यही सपना है, तो उसके लिए कौन सी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर हैं तो बढ़िया है, नहीं तो उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देंगे अभी से।
है ना। तो हम आईएएस को भी दिमाग में रख के बात करेंगे, लेकिन सिर्फ आईएएस की बात नहीं करेंगे, और भी चीजें दुनिया में हैं उनको भी ध्यान रख के बात करेंगे। एक क्षमता होती है जिसको बोलते हैं आईक्यू। सुने आपने क्या होता है? ये आईक्यू नहीं है, आईक्यू है ना, ठीक है। आईक्यू इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेलिजेंस कोशिएंट। कोशिएंट क्या होता है? कोशिएंट का मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए कि किसी चीज की वैल्यू कितनी है, किसी रेफरेंस में किसी चीज की वैल्यू, किसी चीज की मात्रा, क्वांटिटी कितनी है, उसको बोलते हैं कोशिएंट, ठीक है। आईक्यू का सरल भाषा मतलब है कि आप कितने तार्किक व्यक्ति हैं, आप कितने बौद्धिक व्यक्ति हैं, आपकी जो तार्किकता है, रैशनैलिटी है, आपकी जो रीजनिंग की कैपेसिटी है, लॉजिक की कैपेसिटी है, लॉजिक, रीजनिंग, ये सब शब्द लगभग मिलते जुलते हैं। ये क्षमता कितनी है आपके अंदर? और दुनिया के इतिहास में ऐसा कई लोगों ने माना कि सबसे सफल व्यक्ति वही है जिसके अंदर तार्किक क्षमताएं ज्यादा है। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि अगर आप तार्किक ज्यादा हैं तो आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बेहतर होगी, जो कि डीएम में होनी भी चाहिए। डीएम में क्या है? डिसीजन मेकिंग है ना, क्योंकि फैसले कर रहे हैं, और आपका फैसला केवल आपके बारे में नहीं है, पूरे जिले की जिंदगी के बारे में। 12, 14, 15 साल की सर्विस के बाद आप पूरे राज्य के स्तर पर प्रभावित करने लगते हैं समाज को। और यदि आप सेंटर की डेपुटेशन पर आ गए और 25-28 साल की सर्विस कर चुके हैं, तो आपकी कलम पूरे देश की नियति तय करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सोच समझकर फैसले करें। आपका चीजों को समझने का, फैसला करने का जो प्रोसेस है, उसमें जो तटस्थता चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, वो एकदम ठीक हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप फैसले इसलिए नहीं करते कि आपका मूड अच्छा नहीं था, आपकी विचारधारा ये है, आपके मन में ये भावना आ गई अचानक, नहीं। आप फैसला करेंगे तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स, आर्गुमेंट्स, और दुनिया के बाकी देशों में कैसे सिस्टम चल रहे हैं, बाकी राज्यों में कैसे चल रहे हैं, उन सबको स्टडी करेंगे, और उन सब के बेस पर जो सबसे अच्छा आपको लगेगा, या अच्छे को मिलाकर जो बेस्ट लगेगा अपने समाज के लिए, आप उसको अप्लाई करेंगे। ये जो पूरी क्षमता है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशिएंट। और हम मानते हैं कि बिना इंटेलिजेंस की सुपीरियोरिटी के आप सचमुच कम से कम सिविल सेवाओं में तो ना जा सकते हैं, ना शानदार परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो संयोग से, किसी तुक्के से सिलेक्ट हो भी गए कभी, तो वो अच्छे परफॉर्मर नहीं हो पाते। आप एक जिला ठीक से नहीं संभालेंगे, एक दुर्घटना करवा देंगे, तो आपको अगला जिला मिलेगा ही नहीं। फिर आपको सचिवालय में कोई ऐसी पोस्ट देंगे जिस पोस्ट की वैल्यू बहुत कम होती है। और आईएएस आईपीएस के हर सर्विस में कुछ ऐसी पोस्ट रखी जाती हैं ताकि ऐसे लोग जो सरकार के साथ संगति में नहीं है या जिनकी कॉम्पिटेंस कम है, उन्हें वहां सेट कर दें। वो केस ना कर सके कि मुझे मेरे पद के अनुसार नहीं कुछ दिया गया, तो उनके लेवल पे पद बना के रखते हैं शंटिंग करने के लिए कि चुपचाप यहाँ बैठे रहो, नुकसान मत करो कम से कम। आईक्यू अच्छा होना किसके लिए जरूरी है? जैसे अगर आपको फिलोसोफर बनना हो, तो अच्छे आईक्यू के बिना नहीं बन सकते। किसी का आईक्यू अगर 90 से 110 के बीच में है तो मानते हैं कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है, एवरेज, ठीक है। मतलब अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो जनरली हम मानते हैं कि 120, 140 के बीच में अगर आईक्यू है तो आप ठीक है, बढ़िया है। 140 प्लस आईक्यू किसी का हो तो इसका मतलब गिफ्टेड व्यक्ति है, बड़ी बात है। किसी किसी का आईक्यू 200 भी होता है, 1-2 व्यक्तियों को 250 के ऊपर भी देखा गया है इतिहास में, जो कि बहुत रेयर बात है। ये वही व्यक्ति हैं जो 5 साल की उम्र में 12वीं क्लास पास कर ली, 8वीं क्लास में किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, मतलब 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में। कभी सुना आपने ऐसा? ये वो बच्चे हैं कि 8-9 साल की उम्र में उनके दिमाग का इतना विकास हो चुका है कि जैसे एक बच्चे की कहानी में एक बार पढ़ रहा था, शायद अमेरिका यूरोप में किसी देश में था वो बच्चा, तो उसकी उम्र थी शायद 5-6 साल के आसपास। तो अपनी उम्र के हिसाब से जो क्लास होती है, पहली दूसरी क्लास, उसमें बैठा हुआ था। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, मैडम के साथ गाना गा रहे हैं एकदम। मैडम कह रहे टी से टोमेटो, सब बोले टोमेटो। ये सो रहा है आराम से।
तो टीचर ने उसको बड़ा समझाया, पुचकारा, धमकाया कि भाई क्लास में पार्टिसिपेट करो। ये करता ही नहीं था। ये तो एडिसन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और बाद में जब टेस्ट किया उस बच्चे का आईक्यू निकला 200 के आसपास, और तब पता लगा कि उस बच्चे का मेंटल लेवल 10वीं क्लास का हो चुका था। बिठाया था पहली क्लास में। आप बता रहे टी टोमेटो, उसका दिमाग जोमेटो भी सीख चुका है। जैसे उसको 10वीं क्लास में भेजा, मतलब वो 1 साल का क्लास जो है वो 1 महीने में आराम से कर लेता था। 8-10 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में चला गया, 12-15 में प्रोफेसर बन गया। अब है ऐसा आईक्यू तो क्या करे, किसी किसी का होता है। और आईक्यू में दिक्कत यह है कि आईक्यू हमारे चाहने से नहीं बढ़ेगा। आईक्यू में बड़ी मात्रा इस बात की है कि आपको जेनेटिकली, बायोलॉजिकली कितना आईक्यू मिला। हाँ, एक रेंज के अंदर थोड़ा बहुत हम कोशिश से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभूतपूर्व परिवर्तन उसमें करना चाहें, आमूलचूल बदलाव करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो अगर आपको मैथमेटिशियन बनना हो, जैसे रामानुजम का नाम आपने सुना होगा, है ना, तो रामानुजम होने की शर्त है कि आपका आईक्यू बहुत ही खतरनाक स्तर पे होना चाहिए। बड़ा साइंटिस्ट बनना हो, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा, तो आपका आईक्यू बहुत खतरनाक होना चाहिए। या न्यूटन या आइंस्टीन बनना हो तो आईक्यू चाहिए बहुत ही खतरनाक। फिलोसफर बनना हो बहुत खतरनाक, जैसे हम भारत में शंकराचार्य का जिक्र करते हैं। 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, जितने में अटेम्प्ट खत्म नहीं होते लोगों के। और ऐसी फिलोसफी देके गए हैं कि मतलब 1500 साल होने वाले हैं, कोई हिला नहीं पा रहा अब तक। 32 साल की उम्र में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आईक्यू कितना रहा होगा? उस समय आईक्यू टेस्ट नहीं होते थे, सीधी सी बात है। होता तो मेरा ख्याल है कि 200-250 का मामला रहा होगा उनका। जब आईक्यू बहुत तेज होता है ना, आप इतना तार्किक सोचते हैं, इतना दूर का सोचते हैं, इतना तेज सोचते हैं कि फिर आपके साथ काम करने में सबको मजा आता है। और पीएम क्यों नहीं चाहेगा कि उनके पास ऐसा एक चीफ सेक्रेटरी हो या ऐसा कैबिनेट सेक्रेटरी हो जिसका आईक्यू बहुत शार्प हो, बात कहने से पहले समझ जाता हो, बात पूरी होते होते सॉल्यूशन सामने लाके दे देता हो कि ये सॉल्यूशन है इस चीज का। पीएम कह रहे हैं कि मैं 4 फैक्टर सोच पा रहा हूं, कह नहीं सर 18 फैक्टर्स हैं, ये 18 फैक्टर्स हैं, इनके बीच में ये मैट्रिक्स है, ये सॉल्यूशन बेस्ट है। और पीएम गदगद है कि वाह यार, तो एक चीज सफलता में आईक्यू है। तो एक पक्ष तो ये हो गया। अब आईक्यू से अगर आगे निकलें और देखें कि कौन सी दूसरी चीज है जिस पर आपको गौर करना है, और वो चीज जिसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। कुछ लोग इसको ईक्यू भी आजकल कहने लग गए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशिएंट, ये क्या चीज होती है? कभी आपने इस पर गौर किया है? और ये चीज आपके पाठ्यक्रम में भी है, यूपीएससी में मुझे ही पढ़ाना होता है, वो वाला टॉपिक एथिक्स में आता है। और जो दूसरी चीज है उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, और कुछ लोग इसके लिए एक शब्द करते हैं इमोशनल कोशिएंट। इमोशनल कोशिएंट सुन के कुछ लोग सोचते हैं कि जो जितना ज्यादा इमोशनल है उसमें उतना ज्यादा इमोशनल कोशिएंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। इसलिए अगर आप बहुत इमोशनल हैं और आपकी पलकों पर हमेशा आंसू तैयार रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल कम है, न कि ज्यादा है। तो लेकिन इस बात से रोना नहीं है, कहीं इसी बात से भी रोना शुरू कर दें आप, है ना। मैंने सिर्फ ये बताया कि वैसा नहीं होना है। इसका मतलब मुझे खुशी ये हुई कि 5-6 लड़कों ने भी हाथ खड़ा किया है, वरना हमारे समाज में एक मान्यता है कि रोने पर एकाधिकार लड़कियों का है और नहीं रोने पर मर्दों का है। और मर्द फिल्म में एक डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता। उस एक डायलॉग ने भारतीय समाज से जितना नुकसान किया है ना, तो बहुत भारी नुकसान कर दिया। उसके बाद से सारे मर्द अंदर दर्द हो रहा है, और ये नौटंकी करते करते घूम रहे कि दर्द नहीं होता हमें। तो मर्द को कहां दर्द होता है? तो आप में से कितने लोग ऐसे ही स्ट्रांग हैं जो कभी नहीं रोते हैं? तो आप लोग स्ट्रांग नहीं हैं, आप लोग मुर्दा हैं दरअसल, है ना। देखिए, मेरा काम जिंदगी को मुश्किल बनाना नहीं है, जिंदगी को आसान बनाना है, और मैं तो आसान ही बनाऊंगा। बिना बात के तमाशे इतने इकट्ठे कर लिए हम लोगों ने कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुई चुभा होता है दर्द सबको होता है। पत्थर मार के देखो खोपड़ी पे उसके, क्यों नहीं दर्द होगा? अच्छा, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई गिरता है, दोनों रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, लड़का भी रोता है, लड़की भी रोती है।
पता नहीं 5, 8, 10 साल के बाद ऐसा क्या होता है, लड़के रोना बंद कर देते हैं। और मम्मी ये क्या करती है, मम्मी भी नहीं समझ पाती बेचारी। जैसे ही लड़का गिरता है, रोने लगता है, लड़की है क्या, लड़की है क्या। उसे लगता है कि इसमें लड़का लड़की कहां से आ गया बीच में, भाई मैं गिरा, मुझे दर्द हुआ, मैं रोया, लड़की है तो लड़की है। उसे 2 बातें समझ में आ जाती हैं। पहली बात तो रोना और लड़की होना एक बात है, दूसरा लड़की होना और कमजोर होना एक ही बात है। कमजोरी तो लड़कियों का लक्षण है, मैं तो मर्द हूं, दर्द कैसे हो। उसके बाद सब दर्द को पीने लग जाते हैं, और पीते पीते उसके बाद दुनिया में कुछ भी उनके साथ हो, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, सारा दर्द अपने सीने में लिए घूमते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट से मिलना, साइकेट्रिस्ट से मिलना भारत में अपराध माना जाता है। आप मन से बीमार हो चुके हैं, लेकिन आप किसी से मिलेंगे नहीं, वरना लोग क्या कहेंगे कि पागल है, इलाज करवा रहा है अपना दिमाग का। जबकि इलाज की जरूरत है मन को, तन को जरूरत होती है इलाज की, मन को भी होती है, पर वो हम नहीं करवा सकते। और इस चक्कर में लगभग हर पुरुष अंदर से लहूलुहान है, ऊपर से मुस्कुराना भी है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हंसते नहीं है तो, मुस्कुराते ही नहीं है भाई साहब तो भाई साहब क्या करें। धीरे धीरे एक नकली मुस्कुराहट ओढ़ देते हैं और जिंदगी भर उसको ढोते रहते हैं। और ये कहानी आप सबके पापाओं की बता रहा हूं, मैं किसी अंकल की नहीं बता रहा हूं। ऐसे में लगता है कि मेरे पापा तो ठीक है, अंकल के बारे में चल रहा है। नहीं, आपके पापा भी वैसे ही होंगे, वो मजबूर हैं, रो नहीं सकते, खुश दिखने का नाटक करना जरूरी है उनके लिए। तो एक तो आप वैसे होना मत, और अपने आसपास जो वैसे हो गए हैं उनको थोड़ा सा सहज बना देना। उनको कहना कि पापा एक आध बार रो लो ना यार, ऐसा क्या है, चलो हम दोनों बैठते हैं, गप्पे मारेंगे, थोड़ा अपने मन की बात बताओ। जब मम्मी से पहली बार मिलने गए थे क्या क्या हुआ तो बताओ ना जरा, दोस्त बनो उनके, क्यों इतना डिस्टेंस रखना, कभी दोस्त बन जाइए। जितनी उम्र बढ़ती है उतने दोस्त खत्म होने लगते हैं, कोई दोस्त नहीं बचता उस उम्र में, तो आप दोस्त बन जाइए। ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो इंजीनियर है, ठीक है, ये एग्जांपल 1990 के आसपास का, उस समय इंजीनियर शब्द में बहुत ताकत थी। आज उस शब्द में वो ताकत नहीं बची है, लेकिन उस जमाने में इंजीनियर का मतलब कुछ और ही होता था कि ये क्या करते हैं इंजीनियर, अच्छा अच्छा प्रणाम इंजीनियर है। इंजीनियर का ये मतलब होता था उस जमाने में। हाँ, मतलब विवाह के बाजार में नंबर 1 पर जो रहता था वो इंजीनियर होता था, डॉक्टर नंबर 2 पे आता था उस जमाने में। आईएएस तो खैर नंबर से ऊपर है, उसकी बात तो हमेशा से लग रही है, लेकिन बाकी सबकी बात करें तो इंजीनियर है। अपनी क्लास में इसका आईक्यू रैंक सबसे ऊपर था, क्लास का टॉपर था, होमवर्क भी रोज करता था। होमवर्क डूइंग बच्चा है, आप समझ सकते हैं, एकदम गोलू, हरियाणा में बोलते हैं कति गोलू टाइप का बच्चा है। कति का मतलब एकदम ऐसा बच्चा है, सीरियस टाइप का, होमवर्क करने वाला, किसी से गलत बात ना बोलने वाला, बुरा ना देखो, बुरा ना कहो, उस टाइप का बच्चा है, ठीक है। जब स्कूल में 12वीं क्लास का एग्जाम, उसने टॉप किया, पूरे जिले में क्या पूरे राज्य में टॉप किया, देश में नंबर 2 पे आया है, ठीक। और मम्मी का दुलारा है, मम्मी से बिना पूछे तीसरी रोटी भी नहीं खाता है। मम्मी ने 2 बताई हैं, 2 ही खाता है। मम्मी ने एक बार बचपन में बताया बेटा 2 रोटी खानी चाहिए, तब से 2 ही खा रहा है। नेक्स्ट कमांड आएगी तब चेंज करेगा, उसको पेट की भूख से कोई मतलब नहीं है, मम्मी की कमांड से मतलब रहता है। ऐसे वाला बच्चा है। फिर उसने बीटेक किया, उसमें टॉप किया, क्योंकि मम्मी ने कहा था बेटा रोज 6 घंटे पढ़ना, तो रोज पढ़ता है 6 घंटे तब से। फिर बच्चे ने एग्जाम दिया एमबीए का, कैट में टॉप, और उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ, कैंपस प्लेसमेंट हो गई है, इंटरव्यू बहुत अच्छा हो, कैंपस प्लेसमेंट हुई, और किसी शानदार कंपनी में, मुझे नहीं पता कौन सी शानदार होती है, जो भी आपको लगे, उसमें सिलेक्शन हो गया उसका। किसमें हुआ बताओ? गूगल, हाँ गूगल में हो गया, गूगल में चला गया है, और गूगल में उसको एंट्री लेवल पर बेस्ट पैकेज मिला है। मान लीजिए कुछ भी वटेवर 1 करोड़ का एनुअल पैकेज मिला स्टार्टिंग में, ऐसा पैकेज मिला है उसको, शानदार पैकेज मिला है, ठीक है। अब आगे देखो, वहां पहुंचा,
है तो गोलू बच्चा। पहली मीटिंग में गया, सब बात कर रहे थे, शर्मा रहा था, ठीक से बात नहीं कर रहा था। गलती से पड़ोस की कुर्सी पे एक लड़की आके बैठ गई। ये लड़का है, उल्टा भी कर सकते हैं, वैसे एग्जाम्पल लड़का आ गया बाई चांस। जैसी लड़की आके बैठी, अभी अपनी कुर्सी से उसर होने लगा कि हाय राम, मम्मी से पूछना पड़ेगा बात करनी है कि नहीं करनी है। तो बेचारा क्या करे, थोड़ा भोंदू किस्म का बच्चा है, दिमाग बहुत तेज है, IQ भी जबरदस्त है, लेकिन इस मामले में भोंदू एक नंबर का। उस लड़की ने पूछा क्या नाम है आपका? इसको लग रहा है कि अच्छा लाइन, अच्छा इसको लग रहा है अच्छा अभी से। और उसने कहा सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लड़की ने कहा तेरा दिमाग खराब है, नाम ही तो पूछा है, कलीग हो भाई, नाम ही तो पूछा है, नॉट इंटरेस्टेड क्या होता है? कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं उसके। इसको लग रहा है बताओ यार, सबके सामने ऐसे बोल दिया भाई, नाम पूछे हुए लड़की तो और क्या मतलब हो सकता है? वो जिस इलाके से है वहां तो एक ही मतलब माना जाता है इस चीज का कि नाम पूछ रही है, ये औपचारिकता है, असली बात नहीं पूछ पा रही है तो क्या करे बेचारी। ऐसा भोंदू है, किसी से बात नहीं कर पाता है, मंच पे जा नहीं पाता है, जहां 4 लोग खड़े वहां से भाग लेता है, पार्टी वार्टी तो उसमें जाता ही नहीं कभी किसी भी हालत में। और इसी के क्लास से एक छटा हुआ बच्चा था जो एग्जाम से 2 दिन पहले किताब का मुंह देखता था, मुंह दिखाई किताब से करता था, और 2 दिन में ठीक से पढ़ के नंबर ठीक ठाक ले आता था। उसने कभी टॉप नहीं किया, उसे कभी टॉप करने का अरमान भी नहीं रहा, उसे इस बात का दुख भी नहीं कि टॉप नहीं किया, वो इस बात से खुश है कि उसने पूरा साल ठीक से जिया, न कि अपना साल खराब किया टॉप करने के चक्कर में। स्मार्ट है, कोई शादी ब्याह वहां जाके डांस करता, खाना खा के आ जाता है। मस्त मौला आदमी। और ये इसी कंपनी में इसने भी इंटरव्यू दिया, इसका सिलेक्शन हो गया, छोटे पद पर हो गया। भाई साहब का हुआ 1 करोड़ के पैकेज पे, इसका हुआ 5 लाख के पैकेज पे। इसका काम छोटा मोटा है, सबका हालचाल पूछो, चाय वाय देख लो, पी रहे कि नहीं पी रहे, उस तरह का काम है इसका। ये डेनियल गोलमैन का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मतलब मैं भाषा बदल रहा हूं, उसको भारतीय कर दिया, लेकिन एग्जांपल उसी का है। इस बात की पर्याप्त संभावना है कि 3 साल के बाद ये दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से आगे निकल जाएगा। और वो निकलेगा इसलिए नहीं कि IQ ज्यादा है, इसलिए कि EI ज्यादा है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, इस IQ वाले को तनाव हो जाएगा। IQ वाला जो है ना, ऐसे लोगों को नर्ड कहते हैं आजकल, नर्ड, पढ़ाकू टाइप का, मतलब रात दिन पढ़ने वाला जो बच्चा होता है, नर्ड है। इसको तनाव हो रहा है कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। ये इतना खराब बच्चा था क्लास में, झूठ भी बोलता था, ये तो इसको नौकरी मिल कैसे गई, और ये आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं जो सतयुग का बच्चा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अब इसको तनाव हो रहा है। इसके पास तनाव का समाधान एक ही है, इसने सीधे गूगल पे गया, अमेज़न पे गया, बुक ढूंढी, हाउ टू बी स्मार्ट। सबसे गोलू स्पीशीज वो है जो हाउ टू बी स्मार्ट के लिए किताब पढ़ती है। हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, इसकी एक किताब और पढ़ लेते हैं। डोंट से यस इफ यू वांट टू से नो, इसकी भी किताब पढ़ते हैं फिर। तो इसने हाउ टू बी स्मार्ट किताब खरीद ली, गूगल से मंगवा ली, अमेज़न से, उस पूरी किताब को पढ़ा, उसके नोट्स बना लिए। ये समझ गया कि स्मार्ट कैसे बनते हैं। अब इसको पूरा पता स्मार्ट कैसे बनते हैं। तो अब ये बताइए कि किताब पढ़ने के बाद नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिए, अब नेक्स्ट डे ये गया ऑफिस में, तो आज ये स्मार्ट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसने उसकी भी कौन सी लर्निंग की है? कॉग्निटिव लर्निंग की है। और कॉग्निटिव लर्निंग से स्मार्टनेस नहीं आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आती है। कॉग्निटिव लर्निंग से मैथ्स आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, इथिक्स आ जाएगा, इथिक्स मतलब नोट्स आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान जीवन में उतर जाएगा, वो कॉग्निटिव लर्निंग से नहीं आता है। उसके लिए चाहिए इमोटिव एंड सोशल लर्निंग, जो गोलमैन का सिद्धांत है। और ये कैसे होता है? ये होता है बार बार, सैकड़ों हजारों बार अभ्यास करने से। इतना अभ्यास करना कि न्यूरॉन्स के पाथ वैसे बन जाए। किसी पार्टी को देखते जो डर पैदा होता है, उसके बजाय आकर्षण आने लगे पार्टी को देखते ही। और ये तब होगा जब सैकड़ों बार उस चुनौती को झेल कर वो काम करेंगे जिस काम को करने में रूह कांपती है। इसलिए गोलमैन ने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना असंभव नहीं है।
संभव है, लेकिन इसको सीखना गणित सीखने जैसा नहीं है। इसको सीखने के लिए लगभग उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना सद्गुणी बनने के लिए करनी पड़ती है सुकरात के लिए। उतनी मेहनत करेंगे तो वो स्मार्टनेस आती है जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी थिंकिंग बड़ी क्लियर होती है कि मुझे आप कोई भी प्रॉब्लम दे दो। जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनका क्या होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम मत देना, हे भगवान ये मत करना बस आप। भगवान जा करके चढ़ावा चढ़ा रहे हैं मंदिरों में, समझ गए ना कि किसकी निशानी है, अनसक्सेसफुल लोगों की निशानी है। अनसक्सेसफुल इन द सेंस जो डरे हुए हैं। जहां पर डर है वहां पर क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। जो ये सोच सोच करके सोचेगा कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं, कहीं मेरे साथ में कुछ गलत ना हो जाए, अब वो क्या सोचेगा, वो लिमिटेड दायरे में सोचेगा। वो सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा, और आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी दे करके ये दुनिया आपसे कुछ भी करवा लेगी, बांधने में 1 सेकंड लगेगा। ऐसे ही लोग बनते हैं, इन्हीं को अनसक्सेसफुल कहते हैं। वो बन जाते हैं, उन्हें क्या चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बस खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान से अपने अंदर झांक करके देखना, आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम से डर लगता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं मैं इस कॉलेज से निकल तो रहा हूं, पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये किसकी सोच है? जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या कहेंगे, जॉब मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, मैं कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूंगा अपनी लाइफ में। कुछ लोग होते हैं जिनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, उनके साथ चाहे कितना भी बुरा कुछ क्यों ना हो जाए लाइफ में, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं, वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। डिप्रेशन में जाते भी हैं तो थोड़ी सी देर के लिए जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है फेलियर में उनको बड़ा मजा आ रहा होता है। तो किसी चीज के बारे में प्लान किया, सोचा कई सालों तक कि मुझे ये करना है, फिर बुरी तरह से उसमें फेल हो गए। बुरा तो उनको भी लगेगा, इंसान है। लेकिन होता क्या है कि वो बड़ी जल्दी उस फेलियर से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते हैं। डिप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग थिंकिंग and success is the result of right thinking. It is all about thinking. So we need to go deeply into this particular topic, as in what is right thinking, how successful people think. ऐसा कभी कोई सोचता नहीं है। ना इस टॉपिक के बारे में किसी स्कूल में बात करी जाती है, ना कॉलेज में बात करी जाती है, ना हमारे घर पे बात करी जाती है। बात क्या करी जाती है, पढ़ो लिखो, ये करो वो करो, फिर ये करो वो करो वो करो। मतलब इट्स ऑल अबाउट करो 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 करो, हार्ड वर्क करो 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 करो, पढ़ो 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 पढ़ो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो ये क्या है अगर इसको देखा जाए तो? अक्षर। ये वर्ड मैं अपने हर सेशन में बोलने वाला हूँ। कई लोगों के दिमाग में घुसे कि मैं कह क्या रहा हूँ, लोगों को समझ में आए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, जो चीजों को पहले समझते हैं फिर करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्रिएटिव कह सकते हो। क्रिएटिव का मतलब क्या है कि एक प्रॉब्लम है और लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं जिस तरह से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बदलती चली जा रही है टाइम के साथ साथ। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है उसके थ्रू जो अनसर्टेनिटी है इस दुनिया में, उसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। कुछ इंफॉर्मेशन आपके अंदर फीड करी जा रही है, बट उसका रियलिटी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, 20 साल पुरानी बुक्स हैं, वही आप पढ़ रहे हो, और 20 साल में टेक्नोलॉजी कहां की कहां पहुंच गई सर। 3 महीने में वेरी, हर 3 महीने में अगर, और 3 मिनट में आ रहा है। कुछ इंप्रूव हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है, पुराना ऑब्सोलीट हो रहा है। तो जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि unless and until you are creative enough, what do we mean by creativity?
कि जो आपने पढ़ा है अगर उसी तरह से आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो जिस तरह से आपको लगता है कि वो जो मैंने पढ़ा है उसके बेस पे निकाल सकता हूं, तो आप क्रिएटिव नहीं हो, तो आप मैकेनिकल हो। अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हो और आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो तो नहीं निकाल पाओगे, फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि प्रॉब्लम्स बदल चुकी है। जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने के लिए ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बना था वो प्रॉब्लम्स अब है ही नहीं, अब कुछ और ही प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक ऐसी थिंकिंग चाहिए जो पूरी तरह से तैयार हो अपना जो भी पैटर्न ऑफ थिंकिंग है उसको तोड़ देने। ये डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों की सोच में और उन लोगों की सोच में जो सक्सेसफुल नहीं होते। वो एक पैटर्न में घूमते रहते हैं और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका कोई पैटर्न ही नहीं, इट इज नो पैटर्न। आपको ऐसा अपना माइंड डेवलप करना होगा अगर आपको जेन्युइनली सक्सेसफुल होना है। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इन तीनों का बैलेंस। मतलब कि आप कहते हो कि मैं बहुत क्रिएटिव हूं, लोग इसका क्या मतलब निकाल लेते हैं कि कुछ भी अजीब सा करो और बोल दो कि मैं बहुत क्रिएटिव हूं। नहीं, नहीं ना मुझे पता है ना किसी और को पता है। पता होता तो इसका सोल्यूशन निकल गया होता। जो क्रिएटिव लोग हैं वो क्या करेंगे? मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे पता लगाना है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे? ध्यान से समझना क्या हो रहा है। क्रिएटिव थिंकिंग का एसेंस क्या है अगर फोकस नहीं है तो? फोकस कहां पर? प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। हम क्या कर रहे होते हैं? प्रॉब्लम से दूर भाग रहे होते हैं। अब इसको ध्यान से समझना। दो लोग हैं एक ही कॉलेज में गए हैं, मान लो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हैं। टॉप कॉलेज नहीं है, ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, भरे पड़े हैं इंडिया में। 4 साल तक लग करके दोनों ने पढ़ाई करी। पढ़ाई में ऑलमोस्ट एक जैसे थे, ना टॉपर्स थे ना बिल्कुल ही गए गुजरे थे, मीडियोकर थे। दोनों ने जॉब के लिए ट्राई किया, 1 जगह किया, 2 जगह किया, 10 जगह किया और जॉब मिली ही नहीं। ये क्या है? सक्सेस है? फेलियर है? फेलियर है। 4 साल वेस्ट हो गए, पैसा भी वेस्ट हो गया, हर तरफ से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो क्या हुआ? एक बंदा डिप्रेशन में चला गया। उसने कहा मैं तो फेल हो गया लाइफ में, अब मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा। और उसने क्या कहा? अब मुझे जो भी जॉब मिलेगी जैसी मिलेगी मैं कर लूंगा। ना से तो हाँ है, तो क्या हो रहा है? वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वहां से ना तो पैसा ज्यादा आ रहा है, काम भी अपनी पसंद का नहीं कर रहा है और
घर वाले भी अच्छे तरीके से उसको सुना रहे हैं बेस्ड अपॉन हिज पास्ट फेलियर्स, उसको खुद को भी बार बार अपने पास्ट फेलियर्स याद आ रहे हैं, तो नीचे धंसता ही चला जा रहा है। इसको बोलते हैं रॉन्ग थिंकिंग। ऐसे ही होता है ना। ये मैं एग्जांपल यहाँ पे इंजीनियरिंग का दे रहा हूँ, यहाँ पे आप किसी रिलेशनशिप को भी रिलेट कर सकते हो। एक रिलेशनशिप में घुसे, सबके अगेंस्ट जा करके, और फिर ये हुआ और सब कुछ ही खराब होता चला जा रहा है, रिलेशनशिप डिवोर्स तक की नौबत आ गई, तो आदमी कैसे डिप्रेशन में जाता है, आदमी हो रहा है तो व्हाटएवर। तो अब दूसरा जो बंदा है जो लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है, जिसकी सोच सक्सेसफुल लोगों के जैसी है, और सक्सेसफुल लोगों की सोच कैसी होती है कि अगर कुछ भी मैंने किया है तो कुछ ना कुछ वहां से सीखा है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने लाइफ में किया हो और उसका आपको कोई बेनिफिट ना हुआ हो, इम्पॉसिबल। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा। होता क्या है, हम पहले ही अपने माइंड में सोच करके बैठे होते हैं कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं जिससे कि ये होगा, वो हो गया तो मैं खुश हूं, नहीं हुआ तो मैं दुखी हूं। इसको नैरो माइंडेड अप्रोच बोलते हैं, इसको मैकेनिकल थिंकिंग बोलते हैं। समझ गए ना? हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि गोल सेटिंग नहीं करती है, गोल सेट करो, बट अगर वो गोल अचीव ना हो तो अपने दिमाग को खुला रखो। That is called open minded thinking। ये नहीं कि एक चीज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर कोई कील ठोकने की कोशिश कर रहे हो और वो कील नहीं ठुक रही है, तो ये नहीं कि वहां पे लगे रहो, नहीं मैं तो ठोक के रहूंगा, मैं तो ठोक के रहूंगा, मैं तो ठोक के रहूंगा। समझो शायद आप कोई गलती कर रहे हैं, शायद वो कील आप अगर हल्का सा साइड में करो तो वहां पर लोहा नहीं है, जैसे दीवार के अंदर होता है ना, एक बीम होता है, तो वहां पर लोहा है, तो कील वहां पे अंदर जा नहीं रही है। तो क्रिएटिव थिंकिंग किसे कहेंगे? थोड़ा साइड करके देखता हूं ना, समझ गए? वहां पर कोई बीम नहीं है, ठोका कील अंदर। तो क्रिएटिव थिंकिंग समझो क्या होता है। अगर मैं उस बंदे की जगह होऊंगा मैं कैसे सोचूंगा, मैं अगर अपने आप को उस जगह पर रखूं। हाँ, मजा आ गया यार। होती हैं कई महफिलें, जिसको भी करीब से देखो अकेला होगा। यह अकेलापन जो है, एक रिसर्च है वो कहता है कि दुनिया में साइलेंट एपिडेमिक है। ये जितना लोगों को मारता है कोई दूसरा रोग नहीं मारता है। और इंसान देखने में तो भीड़ का हिस्सा है, लेकिन वो लगातार अकेला होता चला जा रहा है। कारण क्या है? इससे अवसाद पैदा होता है, हो रही हैं, जीवन खराब होता चला जा रहा है। जीता हुआ आदमी भी आधा जीता हुआ है, आधा मरा हुआ है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदा लाश की तरह चलते हैं। कैसे हैं? देखते कैसे इसको आप? देखिए, हम पैदा ही अकेले होते हैं। बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते ही रोता है। मैं सैकड़ों बार इस बात को सबके सामने रखता हूँ। और उसका रोना मात्र कोई शारीरिक जैविक क्रिया नहीं है, उसका एक मानसिक, एक साइकोलॉजिकल पक्ष है। हम पैदा ही होते हैं और हम परेशान रहते हैं। इतना सा बच्चा होगा, नवजात बिल्कुल, और वो ऐसे पकड़ना चाहता है। वो कभी पालने को पकड़ता है, आप ऐसे उंगली दे दो उसे, पूरा ऐसे अपनी नन्ही सी मुट्ठी से आपका पूरा ऐसे उंगली पकड़ लेगा। ये आपने देखा होगा। हम पैदा ही अकेले होते हैं। वो जो जन्मगत अकेलापन है, लोनलीनेस है, उसको ही अध्यात्म कहता है अहम, अपूर्णता। अहम का दूसरा नाम है अपूर्णता। मैं अकेला हूं, ये अहम का मूलभूत वक्तव्य है। और चूंकि मैं अकेला हूं, अपूर्ण हूं, खाली हूं, खोखला हूं, तो इसलिए मुझे संसार का साथ चाहिए। संसार का साथ क्यों मांगता है? क्योंकि ये जो आंखें हैं और ये जो कान है, ये उसे बस संसारी संसार दिखाते हैं। तो तुक बिल्कुल तुरंत बैठ जाता है ना, मैं अकेला हूं और मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, तो मिल गया समाधान। कभी इसका साथ मांगो, कभी उसका साथ मांगो। इस साथ मांगने को कामना कहते हैं। तो अहम पैदा होता है ये कह के कि मैं अकेला हूं, संसार को देखता है इंद्रियों से, और तुरंत कामना पैदा हो जाती है, इसका साथ मिल जाएगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा, उसका साथ मिल जाएगा तो खोखलापन भर जाएगा। ये सब हम करते रहते हैं। साथ किसी का भी ले लो, वो अकेलापन ऐसा है कि वो जाता नहीं। वो अकेलापन ऐसा है कि जाता नहीं। उसका कारण कहूं थोड़ा विस्तार में? हम अकेलेपन को एक कमी की तरह लेते हैं। हम मानते हैं कि अकेलापन माने मैं आधा हूं, आधे में आधा जोड़ दो तो पूरा हो जाऊंगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। हम अकेलापन ऐसा मानते हैं। पर जिन्होंने बहुत ध्यान दिया और जीवन ही लगा दिया इस अकेलेपन को समझने में, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, उन्होंने कहा है कि ये अकेलापन एक कमी नहीं है, एक अधिकता है। ये कैसे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कमी नहीं है, एक अधिकता है। तुम पूरे पहले ही हो, तुम अपने पूरेपन को भूल गए हो और तुम कुछ और बन गए हो।
ये है तुम्हारा अधूरापन। तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम एक थे और एक से घटकर आधे हो गए हो, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम एक हो और एक से बढ़कर 1.5 हो गए हो। तो अकेलेपन का इलाज ये नहीं है कि आधा हूं और जाके किसी और का हाथ थाम लूंगा तो आधा और आधा मिलके पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। तो जिन्होंने जाना है उन्होंने बड़े मार्के का सूत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि तुमको एक होना है और तुम 1.5 हो। अकेलापन अगर है तो ये जो आधा अपने आप में अतिरिक्त जोड़े बैठे हो, इस अतिरिक्तता को हटा दो। अकेलेपन का इलाज है वो सब मान्यताएं धारणाएं अपने भीतर से हटा दो जो तुमको शरीर से और समाज से मिली हैं, तुम पूरे हो जाओगे। अपने में कुछ जोड़कर पूरा नहीं हुआ जाता, अपने में से कुछ घटाकर पूरा हुआ जाता है। ये तो अलग दर्शन है। यही मौलिक दर्शन है भारत का, बस यही तो हमें पढ़ाया नहीं जाता ना। ये जो अकेलापन है जिसको हम कहते हैं कि कोई आसपास नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, रिश्ते नाते नहीं है, मैं बड़ा अकेला हो गया हूँ, और फिर अवसाद में हम आ जाते हैं। फिर होता है कि जीवन जो है बड़ा बोझिल हो गया है। इसका क्या अर्थ होता है? तो जीवन का अर्थ ढूंढते ढूंढते हम अकेलेपन को कोसते रहते हैं, और आप कहते हैं कि दरअसल आप खुद में पूर्ण हैं। आप खुद में आप पूर्ण जब हैं। लोगों को ढूंढते हैं तो हाँ। आप अकेलेपन को बढ़ाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आग अपने आप में पूरी होती है, लेकिन धुएं के नीचे ना उसका प्रकाश पता चलता ना उसका अस्तित्व। धुआं एक अतिरिक्तता है जो आग को ढक लेता है। तो तुम्हें धुआं हटाना है, आग नहीं पैदा करनी। आग तो है, सत्य तो है, उसके ऊपर आवरण की तरह माया चढ़कर बैठ गई है। तुम्हें सत्य प्राप्त नहीं करना है, तुम्हें कुछ हटाना है। अब देखिए, आप आम आदमी जीवन भर किस भाषा में बात करता है? प्राप्ति की भाषा, अचीवमेंट की भाषा। कुछ और जोड़ लूं, पालूं, एक्यूमुलेट कर लूं, संचित कर लूं, यही भाषा रहती है ना। और जानने वालों ने कहा है भाषा होनी चाहिए घटाने की। ये हटाओ, वो हटाओ, नेति नेति, ना ये ना वो, मुझे नहीं भापा। ये जो जोड़ रखा है वही तो मेरे सर का बोझ है। जितना हटाते चलोगे उतना पूर्ण होते चलोगे। ये उल्टा तर्क है। जोड़ के पूर्ण नहीं होगे, हटा के घटा के पूर्ण हो जाओगे। तो यह जो संसार का व्यवहार है कि एक आदमी जब आता है तो नौकरी करता है, मकान बनाता है, गाड़ी खरीदता है, कारोबार करता है, तो एक फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, फिर वो बहुत बड़ा कारोबारी हो जाता है। तो यह भी जोड़ने की क्रमिक प्रक्रिया चल रही है, जो कि कभी भी आपको पूर्ण नहीं करेगी, तृप्त नहीं करेगी, संतुष्ट नहीं करेगी। ये आपको और ज्यादा वियरी, बेजार छोड़ जाएगी। आप और कुढ़ोगे, आप कहोगे पूरी जिंदगी समय श्रम सब लगा दिया और दुनिया को लगता है कि मैंने कुछ प्राप्त भी कर लिया, क्योंकि चीजें तो जोड़ ही ली हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अभी भी उतना ही सूना, उदास, बेचैन। लेकिन आपकी बात हम मान लें तो दुनिया की जो विकास की निरंतर प्रक्रिया है ये तो रुक सी जाएगी। तो जो विकास की निरंतर प्रक्रिया चलती रही है उसी ने तो विनाश के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है ना। हम गलत आयाम में विकास कर रहे थे। सारा विकास आप किस लिए करते हो? अपना जीवन बेहतर करने के लिए, बेहतरी के लिए ना। बाहर कितनी भी बेहतरी हो जाए, भीतर बिलख रहे हो तो बेहतरी चाहिए क्या? तो बाहर की बेहतरी भी भीतर की बेहतरी के लिए चाहिए ना। बाहर की बेहतरी भी भीतर की बेहतरी के लिए चाहिए। बाहर का विकास भी भीतर की शांति के लिए चाहिए। सोचिए, है कि नहीं? बहुत साधारण सी बात है, पर हम ज्यादातर लोग सोचते नहीं है। बाहर आप जो भी कुछ करते वो भीतर के लिए हो। तो बाहर जो भी कुछ करा, अगर उससे भीतर खलबली, बेचैनी, अतृप्ति उतनी ही रही या और बढ़ गई, तो बाहर जो कुछ किया वो भला किया या व्यर्थ किया। ये जो हम विकास की यात्रा पे चलते रहे हैं, ये विकास की यात्रा हमें वहां ले आई है जहां पता नहीं मानवता के पास अब 10, 20, 30 साल भी हैं कि नहीं है। भारत में क्लाइमेट चेंज अभी भी जन सामान्य में प्रचलित विषय नहीं बन रहा है। हम बिल्कुल एकदम शुतुरमुर्ग बने बैठे हैं। ये विकास ही है जो हमको वहां ले आया है जहां पर हमारे बच्चों का तो कोई भविष्य शायद अब है ही नहीं। हम अपने जीवन काल में स्वयं ही भारी दुर्दशा देखेंगे जो कि शुरू हो चुकी है। ये सब विकास की ही तो देन है। देखिए, विकास माने क्या? बाहर 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 तुम्हें जो चाहिए उतना इस पृथ्वी के पास संसाधन ही नहीं है। मनुष्य के भीतर का छेद भर नहीं पाया, पृथ्वी पूरी जल के राख हो गई। इतना बड़ा ग्रह भी पूरा नहीं पड़ा हमारे भीतर के छेद को भरने के लिए। हमारी छाती में जो छेद है ना, ये इतना बड़ा जो ग्रह है, ये पूरा गोला, ये भी हमने पूरा खा लिया, लेकिन हमारी भूख नहीं मिटी। ये याति की कहानी तो आपने सुनी होगी ना। और वो खोपड़ा भी आप जानते हैं कि जिसमें जितना भी डालते जाओ
नहीं भरता वो भरता नहीं है। बोले ये मनुष्य की कामना है, इसमें कितना भी डाल दो भरेगी नहीं, क्योंकि कामना उल्टी दिशा में जा रही है। आपको जो लोग सुनते हैं, क्योंकि अब हम वहां आ गए हैं जहां से उनको कोई सूत्र वाक्य देना है, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है, आप कह रहे हैं कि आप अपने आप में पूर्ण हैं, जैसे जैसे आप अपना विस्तार करते चले जाते हैं रिक्तता आप भरते चले जाते हैं, प्रयास करते हैं। हाँ ठीक है, तो आप अपनी संपूर्णता को गंवाते हैं और रिक्तता को लगातार हासिल करते चले जाते हैं। आप कहते हैं दुनिया विकास के उस रास्ते पर चल रही है जो विनाश की तरफ जा रही है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि विकास का वो सिद्धांत जो आपका अनुरूप है, जिसमें हमने प्रकृति का भी ख्याल रखा है और मानव की जो संततियां हैं वो भी आगे बची रहें, बनी रहें, इसका भी ध्यान रखा है, उस विकास को आप तो सही मानते हैं ना? उस विकास के लिए वो सब थोड़ी करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। लाखों करोड़ों सालों से करोड़ों प्रजातियां अपनी संततियों को बचाए हुए हैं कि नहीं बचाए हुए हैं? मनुष्य कोई अकेली प्रजाति थोड़ी है, करोड़ों प्रजातियां, उनकी संततियां मरी जा रही हैं क्या, अगर उन्होंने इस तरह का विकास नहीं करा है जैसा हमने करा है। तो हम जो विकास कर रहे हैं हम अपनी संततियों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी अंधी कामना के लिए कर रहे हैं। और हमारे लिए घोर अपमान की बात यह है कि तुम करे चलो विकास, कामना तो तब भी नहीं पूरी हो रही। पृथ्वी पूरी बर्बाद कर दी, लेकिन यहां का खोखलापन तो तब भी नहीं भरा। हम अपनी संततियों की बात कर रहे हैं, अपनी संततियों को कौन सी पृथ्वी दे करके जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को देखेंगे ऑक्सीजन मास्क लगा के घूम रहे हैं। किस तरह की दुनिया चाहते हैं, संसार कैसा हो? मैं बिल्कुल शून्य से शुरुआत करूंगा। संसार किसके लिए है? संसार सब लोग जो हैं वो योगनिष्ठ हो जाएं, खुद में लीन हो जाएं। सब लोगों की यूनिट जो है, इकाई, वो एक मनुष्य है। हम एक मनुष्य की बात करें, वो एक मनुष्य है, वो पैदा हुआ है। वो पैदा हुआ, अगर उसके दिमाग में आप ये बात ना भरें कि तुम भोगने के लिए ही पैदा हुए हो, तो उसको ये कॉन्सेप्ट आएगा भी नहीं। ठीक है ना? वो पैदा हुआ है, हाँ, वो एक हलचल भीतर महसूस करता है, वो कुछ जानता नहीं, वो लगभग जानवर जैसा है, वो अभी पैदा हुआ है। तो उसको हम ऊंची से ऊंची चीज क्या दे सकते हैं? विकास की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए? विकास की सही परिभाषा होनी चाहिए कि उसने अपने ऊपर जो पूरी माया चढ़ा रखी है, जो अज्ञान भीतर उसने संचित कर रखा है, उसको वो काट पाए, इसे विकास बोलेंगे। ये थोड़े कि मैं बाहर इकट्ठा कर लूं, बाहर इकट्ठा नहीं करना है, भीतर कुछ काटना है, ये विकास की सही परिभाषा है। तो हमारी सारी व्यवस्थाएं, समाज, शिक्षा, परिवार, हम जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, उन सब का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो पैदा हुआ है, जो मनुष्य मानव है, उसके भीतर जो अज्ञान भरा हुआ, उसको कैसे काटा जाए। देखिए, बहुत सारी चीजें जो हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो सिर्फ बहुत सस्ते, फूहड़ और व्यर्थ विकल्प हैं असली चीज के लिए। असली चीज मिल जाएगी ना, तो इन व्यर्थ विकल्पों की हमको कोई कमी नहीं महसूस होने वाली। बहुत कुछ हमने ऐसा इकट्ठा कर लिया है प्रगति विकास के नाम पर, जिसकी हमें वास्तव में कोई जरूरत नहीं है बाबा, या बहुत कम जरूरत है। इतनी जरूरत है, इकट्ठा इतना कर लिया है। क्यों? क्योंकि असली चीज नहीं है। वही जैसे बच्चा हो, उसको मां ना मिली हो और वो 100 तरह के खिलौने इकट्ठा कर ले, करते हैं ना, होता है, हम जानते हैं। असली चीज जब नहीं होती तो 100 तरह की नकली चीजें इकट्ठी करनी पड़ जाती हैं। मनुष्य के साथ भी वही हुआ है। वो असली चीज हमें नहीं मिली है, तो हमने विकास 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 कर करके इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है जो कि बहुत व्यर्थ है और जिसने पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। इस धरती पर जो मानव है वो बाकी जीवों से इस लिहाज से अलग है क्योंकि उसके पास जिज्ञासा है, उसके पास ज्ञान है, प्रज्ञा है, और एक व्यवहारिक पक्ष भी है कि इस दुनिया में जो जीव हैं, खास करके मनुष्य, उनका जीवन निरंतर कैसे अच्छा होता चला जाए। इस ग्रह से परे ग्रहों पर भी जीवन है कि नहीं है उसका पता किया जाए। इस ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई है उसका जो ज्ञान है वो अर्जित किया जाए। अब ये अर्जन की जो प्रक्रिया है उसकी, उसी में विकास भी चलता है, ये समानांतर है। आप कहते हैं कि नहीं, जितना तुम्हारे पास चाहिए आप उतना ही रखो, बाकी के बारे में चिंता ना, मैं वो नैतिक आदर्शों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं। ये हमारे यहाँ खरगोश हैं, ये भी इधर उधर लगातार सूंघते रहते हैं। अगर बाहरी जगत के बारे में उत्सुकता ही मनुष्य होने का पैमाना है तो मेरे खरगोश भी मनुष्य हैं। हमसे ज्यादा वो सूंघते रहते हैं, जरा सी हार्ट पे कान खड़े करते हैं, जहां जाए उनकी नाक ऐसे चलती रहती है, ट्विचिंग होती है ना रैबिट की, टंग टंग, नाक अपना उनकी चलती रहती है। तो बाहरी जगत की सूंघा सांघी तो हर मनुष्य, हर पशु करता रहता है, उससे मनुष्य नहीं हो गए। खरगोश में और मनुष्य में मौलिक अंतर यह है कि मनुष्य स्वयं को जानने का यत्न कर सकता है, जो खरगोश कभी नहीं करेगा।
तो सिर्फ इसलिए कि हम बाहर की दुनिया को जानने निकल पड़े उससे हम मनुष्य नहीं हो गए। बाहर की दुनिया को जानने तो गाय, कुत्ता, भैंसा, गधा सब निकल पड़ते हैं अपने अपने क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी जरूरत के अनुसार सब करते हैं कि दुनिया को जानना है। अब देखिए कुत्ता भी होता है तो गर्मी में गड्ढा बनाता है कि यहाँ पे जरा करूँ। आप देखिए किसी भी पशु को देख लीजिए, सूंघता हुआ चल रहा है, वो भी जिज्ञासा ही तो है कि कहाँ पे क्या पक रहा है, भाई बताओ जरा सा। मनुष्य तब है जब वो बाहर तो सूंघे, बाहर से ज्यादा भीतर सूंघे, इधर क्या है, आत्मज्ञान, आत्म अवलोकन, ये तो पता चले ना। ये पूरा ब्रह्मांड मैंने जान लिया, स्वयं को जाना नहीं तो मैंने क्या जाना, किसके लिए है ब्रह्मांड? मुझे कैसे पता कि वो ब्रह्मांड जो मुझे इंद्रियों से ही प्रतीत हो रहा है उसकी क्या सत्यता है? आप कहते हो ब्रह्मांड है, किसके लिए? मैं ही तो कह रहा हूं कि ब्रह्मांड है। अगर मुझे अपने बारे में नहीं पता तो ब्रह्मांड को सत्यापित करने वाला कौन है फिर? किसने कह दिया ब्रह्मांड है? सिर्फ मेरी इंद्रियां ही तो बोल रही है ना। क्या कोई ऐसी चीज मैं मानूंगा कि है जो किसी भी इंद्रिय से अनुभव ना होती हो? कोई ऐसी चीज है जो ना दिखाई देती, ना सुनाई देती, ना छू सकते, ना सोच सकते, ना सूंघ सकते, तो क्या वो है? तो ब्रह्मांड को भी हम कहते हैं कि है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरी इंद्रियां कह रही हैं कि ब्रह्मांड है, मेरी इंद्रियां ना। तो यानी ब्रह्मांड है, इससे पहले मैं ये जानूं कि कौन कह रहा है कि ब्रह्मांड है। मेरे ही कहने से तो ब्रह्मांड है, तो पहले अपना पता करूं। अपना हम पता नहीं कर रहे। जब ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं या जब मानव समाज कहता है तो उसका एक वैज्ञानिक पक्ष है, और विज्ञान जो है वो तर्क सम्मत है। विज्ञान को हम रद्द नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ें दिखती हैं कि ये हैं, ज़रूरी नहीं कि हो। विज्ञान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें नहीं दिखती हैं उनका भी अस्तित्व हो सकता है। विज्ञान अगर कहता है कि हाँ उनका अस्तित्व है, तो शरीर के भीतर बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं दिखती हैं, लेकिन उनकी अपनी एक भूमिका है, वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जब रोग होता है तो हम जाते हैं कि हाँ क्या दिक्कत है, तो डॉक्टर बताता है कि हाँ दिक्कत ये है। वो विज्ञान के जरिए होता है। जो हम मान करके चलते हैं वो अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास विज्ञान का फर्क है, और जो विकास है वो विज्ञान के आधार पर चलने वाली धारा है। आप कहते हैं कि यह सब कुछ जो है नहीं, आप मौलिक रूप से कुछ बात गड़बड़ है। विकास का विज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं है। विज्ञान बस ये कहता है कि मैं जानूं, और जिसको आप विकास कहते हैं वो कामना आधारित टेक्नोलॉजी है, साइंस नहीं है वो। साइंस तो बस ये कहता है मुझे जानना है, और जिसको आप कहते हो विकास, वो तो ये है कि जो मैंने जान लिया इसको कंज्यूम कैसे करूं, उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाऊं। एक एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है ये जानना साइंस है, विज्ञान। पर उसको तोड़ ताड़ के मैं एटम बम बनाऊंगा और दुश्मन को बर्बाद कर दूंगा, ये टेक्नोलॉजी है। चूंकि मैं खुद को नहीं जानता इसीलिए पूरी दुनिया मुझे दुश्मन जैसी लगती है, मैं एटम बम गिराऊंगा, मैं मार दूंगा। साइंस और टेक्नोलॉजी अलग अलग चीजें हैं। साइंस इज नॉलेज, टेक्नोलॉजी इज डिजायर। ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है। और जब मुझे अपना पता नहीं होता तो मैं नहीं जानता कि मेरी कामना बाहर को क्यों भाग रही है। हमने कहा ना, अहम अपूर्ण होता है तो अपनी अपूर्णता को भरने के लिए कहां को भागता है, बाहर को। तो विज्ञान ने जो कुछ भी जाना होता है वो उसका इस्तेमाल किस लिए करता है? भाई मैंने एक तरीका निकाल लिया कि मैं मशीन के द्वारा आरा चला सकता हूं, तो अब मैं उस आरे का इस्तेमाल किस लिए करूंगा? जंगल काटने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा साइंस था उसका इस्तेमाल हो रहा है जंगल काटने के लिए। तो विकास और विज्ञान ये कोई अनिवार्यतः साथ साथ चलने वाली चीजें नहीं हैं। अनिवार्यतः साथ साथ चलने वाली चीजें हैं अध्यात्म और विज्ञान। विकास के साथ साथ चलती है कामना, अध्यात्म के साथ चलता है विज्ञान, क्योंकि अध्यात्म कहता है स्वयं को जानने के लिए जरूरी है कि संसार को जानो। तो विज्ञान और आत्मज्ञान ये साथ साथ चलते हैं। तो आचार्य प्रशांत का जो अध्यात्म है वो विज्ञान को कहाँ तक जाने की आज़ादी देता है? हर पूरी आज़ादी। मैं कौन होता हूँ देने वाला? विज्ञान तो जहां तक जाना है वहां तक जाएगा। ईशावास से उपनिषद कहता है, केन उपनिषद कहता है, हमारे कई उपनिषद हैं जो कहते हैं विद्या और अविद्या अगर साथ साथ नहीं चल रही हैं तो आपको कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली। अविद्या माने दुनिया को जानना और विद्या माने स्वयं को जानना, और अविद्या और विद्या जब साथ चलती हैं तभी मुक्ति हो पाती है। तो अध्यात्म अकेला है जो विज्ञान को कहेगा जा उड़ और पता कर। विज्ञान को बहुत बहुत सम्मान देना एक आध्यात्मिक समाज की निशानी है। भारत विज्ञान को सम्मान देता है क्या? क्यों?
क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं ही नहीं, हम रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं। हमारे यहाँ विज्ञान को क्या सम्मान दिया जाता है? हमारे यहाँ तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होता है अंधविश्वास भरे वीडियो देखने के लिए। ये टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है जिसको एक्सप्लोर किया गया, उससे मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी विकसित की गई, और उस टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल हो रहा है? अपनी दूषित कामनाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है ना, उस पर जादू टोने के वीडियो देखे जाएंगे, उस पर पॉर्न देखी जाएगी, यही तो हो रहा है ना। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस ये क्या है? ये साइंस है, लेकिन मोबाइल फ़ोन क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी का संबंध कामना से होता है, विज्ञान का संबंध आत्मज्ञान से होता है। विज्ञान और आत्मज्ञान साथ साथ चलते हैं। दो बातें आती हैं। आप कहते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों चले तो समाज जो है वो सबल होता है और वो विकासमान होता है। भारत में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। जैसे स्पेस साइंस है, स्पेस साइंस में दुनिया में भारत अव्वल देशों में आता है। डिफेंस में आपने बहुत अच्छा काम किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज की तारीख में हिंदुस्तान के लड़कों की तूती दुनिया भर में बोलती है। अगर हम आध्यात्मिक पक्ष मेरा मजबूत नहीं है तो विज्ञान के साथ हम इतना ऊपर कैसे आ गए हैं? अगर मैं मान लिया कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का आध्यात्मिक पक्ष मजबूत है क्योंकि वो विज्ञान में बहुत आगे हैं, तो उनके यहाँ तो ज़्यादा अवसाद है, उनके यहाँ हिंसा कहीं अधिक है, तो फिर हम कैसे माने कि अध्यात्म क्या और विज्ञान के साथ उसका संतुलन कैसे? दो तीन बातें समझनी पड़ेंगी। पहली ये कि आप आध्यात्मिक हुए बिना भी विज्ञान में काफ़ी तरक्की कर सकते हो। बस ये है कि विज्ञान से जो आपको मिलेगा वो आपकी कामना की बलि चढ़ जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप आध्यात्मिक नहीं हो तो विज्ञान के रास्ते आपको बड़ी असुविधा होने लग जाएगी। उदाहरण देता हूं, बहुत सारे इस्लामिक देशों में, पाकिस्तान में भी है, अब भारत में भी हो रहा है, डार्विन का विज्ञान पढ़ाने पर बंदिश लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो हमारी मान्यता से मेल नहीं खाता। हमारी मान्यता ये है कि हमें किसी ईश्वर ने पैदा किया है, डार्विन ने कहा तुम्हें बंदर ने पैदा किया है। तो वो जहाँ कहीं भी बहुत रूढ़िवादी समाज हैं वहाँ इस बात को अब वो कहते हैं कि पढ़ाओ ही मत बच्चों को, पढ़ाओ ही मत, उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए ये बात। विज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा जब अध्यात्म नहीं है? तो अध्यात्म तो कहता है सत्य सर्वोपरि है। तुम्हारी मान्यता, तुम्हारी कामना अपनी जेब में रखो, तुम जो भी धारणा परंपरा लेके रख रहे हो अपनी जेब में रखो, सत्य सर्वोपरि है। ये अध्यात्म है। जहां समाज आध्यात्मिक नहीं होता वहां विज्ञान को भी आगे नहीं बढ़ने देते। वहां पर किसी ब्रूनो को, किसी गैलीलियो को यातना दी जाती है, धमकी दी जाती है, मार भी सकते हैं। न्यूटन तक को धमकाया गया था। क्यों? क्योंकि वो समाज आध्यात्मिक नहीं था, वो समाज रूढ़िवादी था। तो जब समाज रूढ़िवादी होता है तो विज्ञान को आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन विज्ञान अगर आगे बढ़ रहा है तो इससे यह नहीं साबित हो जाता है कि वो जो समाज है वो आध्यात्मिक है। इससे यह भी साबित हो सकता है कि वो समाज घोर कामनाग्रस्त है और विज्ञान को आगे बढ़ा रहा है बस अपनी भूख मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, कामना पूरी करने के लिए। तो आपने कहा कि दूसरे ग्रहों पर जाकर बसने की बात है। यहाँ पे अब एलॉन मस्क की स्पेस एक्स है और ये सब हो रहा है, कह रहे हैं दूसरे ग्रहों को कॉलोनाइज करेंगे। किस लिए? वो दूसरे ग्रहों पे तीर्थ बसाने जा रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं पृथ्वी हमने खा पी के बिल्कुल डकार मार दी है, अब जा रहे हैं दूसरे ग्रहों को बर्बाद करने। तो विज्ञान का क्या है? ये दुरुपयोग है, भयानक दुरुपयोग है। तो ये बात सूक्ष्म समझनी पड़ेगी। पहली बात, जो समाज रूढ़िवादी है और ग्रस्त है बिल्कुल अतीत के रोग से, वो विज्ञान को भी आगे बढ़ने से रोकेगा। ये जितने भी आप फिर इस्लामिक देशों पर वापस आऊंगा, वहां से क्या आपको बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा होते दिखाई देते हैं? क्या वहाँ से आपको बड़े नोबेल लॉरिएट्स दिखाई देते हैं विज्ञान में? क्या वहाँ पे आपको बहुत प्रख्यात शोधशालाएं दिखाई देती हैं? वो समस्या आ जानी है ना। जहाँ अभी बहुत सारे अभी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं और सोसाइटीज़ हैं या कि छोटे छोटे समुदाय हैं जो कि मानते हैं कि पृथ्वी चपटी है। अब ये लोग क्या खा करके विज्ञान को आगे बढ़ने देंगे? क्योंकि विज्ञान आगे बढ़ेगा तो इनकी मान्यताएं ध्वस्त हो जाएंगी। तो जहां मान्यताएं बहुत चल रही होती हैं वहां हम विज्ञान को आगे बढ़ने ही नहीं देते, फंडिंग ही नहीं देंगे, विज्ञान को आगे कैसे बढ़ेगा? ये पहली बात। साथ ही साथ मैंने जोड़ा कि विज्ञान अगर आगे बढ़ रहा है तो ये मत मान लेना कि अनिवार्यतः समाज आध्यात्मिक है। ये भी हो सकता है कि विज्ञान वहां सिर्फ इसलिए बढ़ाया जा रहा हो ताकि विज्ञान के माध्यम से कामना की खुराक बनने वाली टेक्नोलॉजी विकसित की जा सके, जो कि पश्चिम में हुआ है।